हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट के नजरिए से भी जानेंगे, हमारे फार्मर्स के नजरिए से भी जानेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को समझ चुके होंगे जो हमारे को मीडिया ने या फिर हमारे को गवर्नमेंट ने समझा देनी चाहिए थी, बट समझाने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन और इतना सारा ये सब कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। तो चलिए, ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे को दो बोर्ड यूज करने पड़ रहे हैं। तो फर्स्ट बोर्ड एंड सेकंड बोर्ड दोनों को आप कंप्लीटली देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरिटी आने वाली है चीजों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ये इस वीडियो में जो भी मैं बातें कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है इसमें, और मेरा जो ओपिनियन है कि चीजें क्या ऐसी होनी चाहिए, वो हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छा लगे, हो सकता है किसी को बहुत खराब लगे, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे को राइट है अपना ओपिनियन देने का। तो मैं वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे ट्राई करूंगा, एक निष्पक्ष तरीके से, एक राइट तरीके से अपना पूरा का पूरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है फार्मर प्रोटेस्ट। आपको पता है कि एक बहुत ज्यादा बात हो रही है एमएसपी एमएसपी एमएसपी। तो क्या है एमएसपी? एमएसपी है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और 2013 के अंदर एक अलग से एक एक्ट आता है हमारा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके तहत क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है 2013 के अंदर, ये बोलती है कि हम प्रोडक्ट्स जो है वो बाय तो करेंगे एमएसपी पे, लेकिन बाद में जो फेयर प्राइस शॉप्स है उन पे सब्सिडाइज रेट पे हम इनको सेल करेंगे। जैसे कि 2 रुपए केजी गेहूं, 3 रुपए केजी चावल, ये थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है, बट आपको आइडिया मिल गया होगा। और इससे हमारे कितने करोड़ इंडियंस को फायदा होगा? 80 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस को फायदा होगा, क्योंकि उनको 2 रुपए केजी में क्या बोलते हैं गेहूं, 3 रुपए केजी में चावल, इस तरीके से उनको मिलेगा। जो कि उस समय अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ ये चीज की होगी, बट इस जो 2013 में जो ये चीज स्टार्ट की गई, या ये जो लेके आया गया, ये पूरा का पूरा एक्ट लेके आया गया, और आई एम श्योर उस समय जो हमारी जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ ही इस लोगों को लेके आए होंगे, इस एक्ट को वो लेके आए होंगे, सो डेट कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं 80 करोड़ इंडियंस को एक सब्सिडाइज रेट पे खाना मिल सके। लेकिन होता क्या है कि हम, जैसे मैं हूं या आप हो, हम क्या चाहते हैं हमारी गली के अंदर जितने भी किराएदार है, मान लो फॉर एग्जांपल, उन सबका खुद का अपना घर हो जाए। ये बड़ी अच्छी सोच है कि यार हाँ, हर किसी का अपना घर तो होना ही चाहिए, तो बेसिक राइट है। बट क्या मैं उनको घर दे सकता हूं? सेम वे में क्या गवर्नमेंट भी 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए केजी में अनाज देना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, करना चाहिए, देना चाहिए। हर गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए, कैसे भी करके उस चीज को अचीव करना चाहिए, तो एक अच्छी चीज है। बट क्या वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पा रही है, या अगर वो चीज गवर्नमेंट कर पा रही है तो किस कॉस्ट पे कर पा रही है? तो हमें ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। फिर हम एक अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि हाँ, गवर्नमेंट कहां फंसी हुई है, किसान कहां फंसे हुए हैं। हम एक तरफा सोच रखेंगे तो हम कभी भी किसी भी डिसीजन को अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अब आ जाता क्या है कि अब देखिए, एमएसपी तो चल ही रहा था, लेकिन एमएसपी के साथ क्या आ गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहां पे बोल दिया गया कि फेयर प्राइस शॉप पे 2 रुपए केजी और 3 रुपए केजी में सेल भी चीजें की जाएंगी। अब 11 जून 2020 का द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें नितिन गडकरी जी एक चीज बोलते हैं कि वी हैव सरप्लस ऑफ व्हीट एंड राइस, कि हमारे पास व्हीट एंड राइस का सरप्लस है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारी कंट्री के पास। अब हमारे को इससे ज्यादा स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखते होंगे ना कि स्टोरेज वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं है, वो वेस्ट इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। कोई भी गवर्नमेंट 3 साल तक का स्टोर करके रखा हुआ है, अगर किसी गवर्नमेंट ने, हमारे पास 3 ईयर तक का स्टोर है, तो मोर देन इनफ स्टोर है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ एमएसपी बाय करना पड़ रहा है, जबकि उसके पास स्टोरेज करने के लिए उसको जगह भी नहीं है, और वो स्टोरेज बनाना भी एक तरीके से अगर हम बात करें तो इतना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी स्टोरेज है उनको हम एडवांस करें, हम उनको अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास 3 साल का अनाज स्टोरेज है, व्हीट एंड राइस हमारे पास सरप्लस है, तो अब हम स्टोरेज इसलिए बढ़ाएं कि हमें 30 साल का सरप्लस रखना है, तो वो सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो एडवांस नहीं है, बहुत आउटडेटेड है। हम उन स्टोरेज को बहुत उनमें इन्वेस्ट करके उनको एक मतलब हाईटेक बनाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए,
वो क्या बोलते हैं, वी हैव सरप्लस ऑफ व्हीट एंड राइस 3 साल के लिए। और ये था मेन इशू कि हम जो एमएसपी पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई पे कर रहे हैं एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेट्स। क्योंकि ऐसा था कि गवर्नमेंट को जो कॉस्ट पड़ रही थी, एक तो प्रिक्योर करने के एमएसपी रेट पे, फिर उसको स्टोर करने की, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने की, वो पड़ रही थी 20 रुपए केजी फॉर एग्जांपल। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जो उस क्या बोलते हैं व्हीट का अगर प्राइस था, मैं एक व्हीट का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, वो है 12 रुपए केजी, 14 रुपए केजी। 12 और 14 रुपए केजी के अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपए केजी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि दिस विल श्योरली क्रिएट एन इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं सरप्लस जो है हमारे पास व्हीट एंड राइस, इसको एमएसपी पे लेते रहे, जो एमएसपी हम पे कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, और ऐसी चीज के लिए पे कर रहे हैं जो हमारे पास सरप्लस में है, जो हमें अब चाहिए भी नहीं स्टोर करने के लिए, तो और जिस रेट में बाय कर रहे हैं वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेट से बहुत ज्यादा है, तो ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ पे लेके आ सकता है। उसको हम आगे समझेंगे भी डिटेल के अंदर। तो ये उनका पूरा का पूरा कंसर्न था, और उन्होंने यहाँ पे बोला भी कि इसलिए पंजाब एंड हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको अपना जो पूरा का पूरा क्रॉप पैटर्न है इसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में क्या है कि एमएसपी की वजह से अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है किन्हीं दो स्टेट को, तो वो पंजाब एंड हरियाणा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, एमएसपी बहुत पहले से था, तो किसानों को बड़ा इजी हो गया कि ये चीज हम बोएंगे और गवर्नमेंट तो हमसे प्रिक्योर कर ही लेगी, तो क्या होगा कि हर कोई व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस, व्हीट राइस, यही सर्कल ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से चलता रहा, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, बट इस सर्कल को, इस पैटर्न को चेंज होने की जरूरत है। क्योंकि व्हीट एंड राइस अब गवर्नमेंट और ज्यादा प्रिक्योर नहीं कर सकती, और उस अमाउंट पे तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि वो अमाउंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल से भी ज्यादा है। तो अब देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि किसान लेकिन अपना फोकस डाइवर्ट क्यों करेंगे, कोई भी नहीं करता, हरियाणा पंजाब के क्यों करेंगे, शायद आप भी नहीं करते, अगर आपको भी इतनी ज्यादा मतलब बेनिफिट मिले होते हैं एमएसपी के थ्रू। क्योंकि देखो आप व्हीट एंड राइस अगर बोते हैं हमारे यहाँ के किसान, पंजाब के, हरियाणा के, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो अगर वो व्हीट एंड राइस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको श्योरिटी है कि हम प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट हमसे ले लेगी, हमारा श्योर एक तरीके से हमारे यहाँ पे चांसेस जो है प्रॉफिट के वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हम कोई वो चीज उगाएं जहां पे एमएसपी नहीं है। तो ये एमएसपी का एक ड्रॉबैक भी है कि ये कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ही पूरे के पूरे फार्मर कम्युनिटी का फोकस कर देती है, जिसकी वजह से बाकी चीजों की देश के अंदर कमी हो जाती है। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट है। आपको पता है एडिबल ऑयल की अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, तो 1993 में हम सिर्फ 3 से 4% ही इंपोर्ट करते थे, बाकी सारा हमारा डोमेस्टिक ही प्रोड्यूस होता था, हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती थी, डोमेस्टिक ही मतलब हम पूरी कर लेते थे। 2001-2 में ये 44% हो गया था, और इस समय ये नियर अबाउट 70% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बिलियंस ऑफ जो डॉलर हैं वो खर्च करते हैं एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने पे, क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स जो हैं इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक जो ईज है ना, जो एमएसपी की वजह से इतने सालों से सेट हो रखा है कि हम देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें एक्स्ट्रा अमाउंट से हमसे ले लेगी, तो हमारा वहां पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए क्या है कि वो इधर की तरफ आ गए, तो एडिबल ऑयल की हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी हो गई, और आज हम 70% करते हैं क्या बोलते हैं इंपोर्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इतना ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, बाहर की कंट्रीज जो है वो डेवलप हो रही हैं, और इंडिया को बहुत बड़ा इससे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व का लॉस भी हो रहा है। अब एज पर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे हर जगह डिस्कस की जा रही होगी कि सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी का बेनिफिट मिला है, उनसे 6% फार्मर्स से एमएसपी पे लिया गया है एज पूरा अक्रॉस इंडिया के अंदर। हाँ, तो अब देखो इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई एमएसपी पे लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास उतने फंड्स ही नहीं होते, क्योंकि एमएसपी में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट्स का। अब वो अभी आप देखेंगे कि कितना बड़ा एमएसपी गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालता है, अननेसेसरी का भी इसलिए हो जाता है, एक टाइम पे नहीं था एमएसपी, पहले प्रेशर नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर, बट अब ये प्रेशर इतना ज्यादा क्यों बिल्डअप हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, वो इसलिए हो गया क्योंकि एमएसपी इज नॉट ए, यहां पे मैंने लिखा हुआ आप देखेंगे, एमएसपी इज नॉट ए गुड वे नाउ टू हेल्प फार्मर्स बिकॉज एज वी ओवर प्रोड्यूस ना हो। देखो पहले क्या था कि आज से बहुत साल पहले हमारा देश जब एमएसपी का कंसेप्ट आया,
अगर हम बात करें 60s की भी अगर हम बात करते हैं तो उस समय हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होती कम थी बहुत ज्यादा, और हम कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में थे कि हमारे पास कभी भी क्राइसिस आ सकता था, तो हमने एफसीआई वगैरह ये सब चीजों ने क्या स्टोर करके रखना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट 1 साल 2 साल का हमारे पास स्टोर रहे, अगर एक तरीके से अकाल पड़ जाए तो हम अपने देश को फीड कर सकें। और हमारे पास गेहूं की कमी थी, हमारे पास राइस की कमी थी, तो उस समय डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट ने एमएसपी का कंसेप्ट क्या स्टार्ट किया कि भाई एक काम करो, आप ना वीट बो और आप इसको जो बोगे तो हम एमएसपी पे, मतलब आपको उसमें एक श्योर कुछ प्रॉफिट ऐड करके हम आपसे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, तो डिमांड तक सप्लाई को लेके जाना था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एमएसपी का कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आई, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली जो अपना हरियाणा और पंजाब का जो हमारा जो रीजन है, यहाँ पे वीट का इतना ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। पहले तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ एमएसपी पे, क्योंकि बाय हो रहा था, किसानों ने अपना पूरा फोकस इस तरफ कर दिया। धीरे धीरे करके डिमांड यहाँ पे थी, सप्लाई जो थी वो उसने डिमांड को मैच कर लिया, और फिर क्या हुआ कि सप्लाई जो थी डिमांड से भी ऊपर निकलने लग गई। और यहां पे आता है मेन कंसर्न, क्योंकि आपको पता है कि एवरीवेयर डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम चलता है। कई लोग बोल रहे हैं एमएसपी आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आज तक जो व्हीट एंड राइस जो हमारा हरियाणा पंजाब प्रोड्यूस कर रहा था वो डिमांड से कम था, डिमांड बढ़ा नहीं थी, सप्लाई अब बराबर होकर ऊपर निकल चुकी है। तो अब हम उस कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो इकोनॉमिकली भी सही नहीं है और वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए भी सही नहीं है। हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो दुनिया में हर जगह क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी। मान लो अगर हमारे यहाँ पे डिमांड है फॉर एग्जाम्पल 100 केजी की और सप्लाई जो है वो है सिर्फ 10 केजी, तो किसानों को मुंह मांगा रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई 10 केजी है, खरीदने वाले 100 केजी वाले हैं, तो किसानों को फायदा होगा। दूसरी चीज, डिमांड है अगर मान लो 10 केजी की और सप्लाई अगर सिर्फ 15 केजी भी हो गई, तो किसानों को जो अमाउंट है किसानों का वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, इतने में देना है तो दे, वरना मत दे। इसी तरीके से बात होगी। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, हर जगह चलता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ट्रेड हो, वो ऐसा ही चलता है डिमांड एंड सप्लाई में। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर देखो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, रेट बढ़ जाएगा। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, रेट बहुत कम मिलेगा किसानों को। अब देखो, अब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम देखो क्या हो रही थी, क्योंकि 2013 के अंदर जो NFLSA आया, इसकी वजह से गवर्नमेंट का अब देखो क्या सिचुएशन बन गई गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट जो थी वो बाय कर रही थी 220 रुपए केजी में। अगर मैं ये सारा हम एक वीट का एग्जांपल लेके या पूरा का पूरा समझते हैं कि गवर्नमेंट बाय कर रही थी 20 रुपए केजी में, जिसमें उसकी बाइंग कॉस्ट भी थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी थी और उसका स्टोरेज कॉस्ट भी थी। एक्चुअल में 20 से बहुत ज्यादा है, बट मैं 20 ही लेके चल रहा हूं कि बाय कर रही थी गवर्नमेंट 20 रुपए केजी में। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट लॉ पास कर रही थी कि देना कितने में पड़ेगा, 2 और 3 रुपए के केजी के अंदर, तो दे कितने में रही है, 2 रुपए केजी में। तो 80 करोड़ लोगों को खरीद रही है 20 रुपए केजी में और दे रही है 2 रुपए केजी में, तो गवर्नमेंट को कितना 18 रुपए पर केजी लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए केजी में दिया जा रहा है। किसी भी गवर्नमेंट को नीडी लोग हैं, अपने जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फीड करना चाहिए। एक 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए केजी में दे रही है, फाइन, बहुत अच्छा एक कॉज है। लोगों को जरूरत है, अगर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है पैसा, अगर उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ले रही है। बट ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला गया है यहाँ पे, एमएसपी जो बहुत हाई है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेट से, और ये एक्चुअल है। आप गूगल कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रेट में 12 रुपए 14 रुपए केजी के अंदर मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारी 20 रुपए केजी के अंदर खरीद रही है। अब आप समझो कि 20 रुपए केजी में खरीद रही है, हाँ, और एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें अलग से लग रही है, और बेच रही है 2 रुपए में, 18 रुपए का लॉस हो रहा है। ये लॉस कम हो सकता है गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट इसे 12 रुपए केजी में खरीद रही होती तो। जो एक्चुअल रेट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, एक्चुअल प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 12 रुपए का मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट खरीद रही है 20 में, फिर 2 का दे रही है, तो 18 रुपए पर केजी का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर यही अगर गवर्नमेंट ने 12 रुपए में खरीदा होता डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से, तो गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपए में अगर बेच रही होती तो सिर्फ 10 रुपए पर केजी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं लॉस होता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना आधा लॉस जो है लगभग वो अगर बाय करती है तो वो सेव कर सकती थी, अगर एमएसपी पे गवर्नमेंट बाय ना करे तो। आप एक चीज समझ रहे हैं, और मुझे लगता है ये यहां तक हमारा पूरा का पूरा हमारे को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और आ जाती है कि
23 जून 2019 का ही द हिंदू का आर्टिकल है। इसके अंदर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर ना, और सारे आर्टिकल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे बोला जाता है कि मूव अवे सब्सिडीज सूनर देन लेटर, कि भाई सब्सिडीज से इंडियन गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए सूनर देन लेटर, क्योंकि बाद में हटना ही पड़ेगा। कब तक गवर्नमेंट ऐसी चीज को कंटिन्यू कर लेगी जो कि इकोनॉमिकली पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए 6% ही लोग इसको यूज कर पाए, क्योंकि कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है इससे ज्यादा। और गवर्नमेंट कहां तक देगी, क्योंकि देखिए हमें एक सिंपल सी चीज समझनी है कि सब्सिडीज एक तरीके से उस आर्टिकल के अंदर बोला गया कि ड्रेन है पब्लिक फाइनेंसेस का, ओनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प फार्मर्स। अब इस चीज को मैं बड़ी एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो आप हो और आपके बगल में एक इंसान है, एक आपके जो पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोस वाले जो इंसान रहते हैं, वो खेती करते हैं वीट की। हाँ, अब वो क्या बोल रहे हैं, वो वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जी मैं 10 रुपए केजी मेरा वीट की प्रोडक्शन कॉस्ट है और आप मेरे से ना 20 रुपए केजी में ये चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल कि 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ले लो, क्योंकि एमएसपी यही है कि भाई मेरी 10 रुपए प्रोडक्शन की कॉस्ट है, आप मेरे से 20 रुपए में ले लो। आप भी हमारी गवर्नमेंट की तरह आप भी सोचो नहीं मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे मेरे पड़ोसी की हेल्प करनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट हमारे देश के किसानों की हेल्प करना चाहती है। आप क्या बोलोगे, यार ये 10 रुपए का मैं 20 में ले लूंगा, लेकिन तभी आपको पता लगता है कि सामने वाली दुकान पे वही चीज 12 रुपए केजी मिल रही है या 14 रुपए केजी मिल रही है इंपोर्टेड। उस समय आप क्या बोलोगे फिर? दो तरीके हैं आपके सामने, दोनों तरीके अपना सकते हो। पहला तरीका तो आप यह चला सकते हो, नहीं यार कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है ना, हाँ बट मैं फिर भी 20 रुपए का खरीदूंगा क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है, मैं इसको 12 या 14 रुपए में नहीं खरीदूंगा, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है कि कोई भी लोग ऐसा करेंगे। और ये करना कहीं ना कहीं सही भी नहीं है, फार्मर्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे उसकी 10 रुपए की चीज 20 में ही लेते रहे, आप कब तक लोगे? और जिस दिन आप लेना बंद कर दोगे उस दिन वो, क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म तक लोगे तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं मेरा तो फिक्स है 10 का बेचूंगा 20 का आ जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी ना कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली अगर आप दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है, जो ये पैसा गवर्नमेंट के पास जो 20 रुपए है जिसको वो अपने पड़ोसी को दे रही है, वो गवर्नमेंट का खुद का नहीं है, वो गवर्नमेंट का टैक्स है जो टैक्स पेयर्स ने दिया है। इसलिए बोला गया यहाँ पे कि ये पब्लिक के पैसे को ड्रेन करना है, ये जो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एमएसपी के थ्रू। तो हो क्या रहा है कि अगर आपके पास 20 रुपए खुद का है, आप 10 की चीज 20 में ले लो, चाहे आपको 12 रुपए की मिल रही है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, समझ में आता है, बट वो भी इकोनॉमिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो भी उसका खुद का नहीं है, वो उसने टैक्स से कलेक्ट किया, जिससे उसे देश के अंदर डेवलपमेंट भी करनी है, देश के अंदर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हमारे और 30-40 जितने भी हजारों सेक्टर हैं उनको भी मेंटेन करना है, उनको भी फंड्स प्रोवाइड करना है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे अगर बाय कर रही है, और चलो इससे एक एग्जांपल और आगे ले लेते हैं, आपको आपके पड़ोसी है जो 10 रुपए का बना रहा है, आपको बोला कि आप 20 में लो, और आप अपने किसी एक नीडी इंसान को 2 रुपए केजी में उसको देना चाहते हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार मैं 20 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं इसकी भी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसको 2 में दे रहा हूँ, मैं इसकी भी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको 2 में दे रहा हूँ, मेरे को इसकी हेल्प करनी तो जरूरी है, लेकिन सामने से मैं 12 रुपए में खरीद के इसकी हेल्प क्यों नहीं कर देता, मैं 20 रुपए में खरीद के इसकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको डबल नुकसान हो रहा है, आप यहाँ पे भी 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और यहाँ पे उसको सेल करने के बाद 18 रुपए माइनस में भी जा रहे हो, जो आपकी कॉस्ट है उसके हिसाब से। तो ऐसे सिचुएशन आप खुद सोचो कि इकोनॉमिकली प्रैक्टिकली किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी, इसलिए सूनर देन लेटर लिखा गया था उस आर्टिकल के अंदर कि आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और यही चीज नितिन गडकरी जी भी बोल रहे थे कि दिस विल श्योरली क्रिएट एन इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, इसकी वजह से पक्का आएगा, और इसलिए ये सब चीजें चेंज होने के लिए डिमांड की जा रही थी। अब सीन लेते हैं, इसी आर्टिकल में बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है कि तमिलनाडु के अंदर एक एग्जांपल के साथ कि फार्मर से जब पूछा गया कि भाई अगर हम आपको 20,000, एक फार्मर से पूछा गया अगर हम आपको सब्सिडी दे दें, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन, अगर हम आपको 20,000 रुपए पर हेक्टेयर की सब्सिडी दे दे, गवर्नमेंट की तरफ से सीधा आपको पैसा दे दे सब्सिडी के नाम पे, तो क्या आप खुश रहोगे? फार्मर ने बोला नहीं। तो बोला यार ये तो क्या मतलब, एक काम करते हैं, अगर हम आपकी डबल सब्सिडी कर दें, आपको लेट्स सपोज 40,000 रुपए दे दे पर हेक्टेयर का, तो क्या आप खुश रहोगे? फार्मर ने बोला नहीं। अब जब पूछा गया क्यों, तो उसने क्या बोला, he will still be poor, not in a good condition, he will still be poor। और ये कितना अनफॉर्चुनेट है हमारे किसान के लिए कि वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी 20,000 रुपए हेक्टेयर दे दे, चाहे 40,000 रुपए हेक्टेयर दे दे, मैं तब भी अपने बेसिक चीजें जो है, एजुकेशन का जो एक्सपेंस होगा बच्चों का, एक बेसिक घर की रिक्वायरमेंट जो है, अच्छा खाना, सिर्फ अच्छा क्या मैं कह रहा हूं, बेसिक खाना भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है सब्सिडी के बावजूद भी, जो ये इस तरीके से जो सब्सिडीज दी जा रही है उसके बावजूद भी।
इवन इफ ही सोल्ड ऑल हिज प्रोड्यूस क्रॉप, अगर वो अपनी सारी फसल भी बेच देगा ना और सब्सिडी भी ले लेगा, तब भी उसकी हालत जो है वो इंप्रूव नहीं होगी। उसके पास इतना इनफ पैसा नहीं आएगा जिसमें कि वो एक लाइफस्टाइल या जिसमें कि वो अपनी गरीबी से बाहर आ पाए। और इसका बहुत बड़ा रीजन पता है कि आप सोच रहे हो नहीं ऐसा क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है इसमें छुपा हुआ है। 86.2% फार्मर हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो हैं बहुत ही कम है, फार्मर जो लेस देन 10% का बहुत ज्यादा जमीन है। एक्चुअल में तो 86.2% फार्मर्स के पास तो जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। और आप एक चीज समझ रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी हमारे जो किसान हैं उनके पास जमीन बहुत ही ज्यादा कम है, और जिसकी वजह से और इस कम जमीन पे क्या बोलते हैं और लोगों को हेल्प करने के लिए, इन फार्मर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने 2018-19 में 2.56 लाख करोड़ रुपए दिया था वेरियस सब्सिडीज पे फार्मिंग सेक्टर के अंदर। मतलब गवर्नमेंट देखो 2.56 से कम अमाउंट नहीं है, ये हमारे बजट का नियर अबाउट 8 to 10% है जो कि सिर्फ सब्सिडीज में दे दिया गया, और उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है 86.2% फार्मर्स को रियल टाइम में। उसके रीजन क्या है कि उनके पास जमीन ही बहुत कम है। मैं इसका एग्जांपल आपको मार्कर से देता हूं। लेट सपोज मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चरर हूं हमारे किसान की तरह, लेकिन मैं 86.2% में आता हूं। जैसे उनके पास जमीन कम है, मेरे पास प्रोडक्शन कम है, मैं इस मार्कर को सिर्फ 100 पीसी बनाता हूं इस मार्कर के, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही कम है ना, मेरे पास लैंड, जैसे उनके पास लैंड कम है, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मैं सिर्फ 100 मार्कर बनाता हूं। और इस मार्कर का मार्केट रेट है लेट सपोज 10 रुपए, तो अगर इसका कोई 10 रुपए में ले लेगा तो 100 × 10 1000 रुपए आया मेरे पास तो। और ये मैं मानता हूं मेरा मंथली प्रोडक्शन है, तो क्या मैं 1000 रुपए महीने का कमा के एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता हूं? नहीं जी सकता। मैं हमें 1000 रुपए कमा के भी मैं मतलब बेसिक्स के लिए भी फाइट करूंगा, मैं एक तरीके से पुअर्टी लाइन की तरफ ही ज्यादा रहूंगा। अगर मैं बोलता हूं गवर्नमेंट इस 10 रुपए के मार्कर को 20 रुपए में ले ले, तब भी मेरी प्रोडक्शन कितनी है, मेरी जमीन थोड़ी ना बढ़ गई मेरे पास, या मेरे रिसोर्सेज थोड़ा बढ़ गए। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई तेरी हम हेल्प कर देते हैं, 10 रुपए का मार्कर ना तेरे से 20 में ले लेते हैं, क्योंकि हम तेरी हेल्प करना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं, हालांकि हेल्प करने का एक राइट वे नहीं है जिसको हम और आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने किया, एमएसपी लगा दिया मार्कर वालों के ऊपर भी, क्योंकि एमएसपी दे रहे हो तो हर इंडस्ट्री में दो ना। फिर मैं कहता हूं चलो मार्कर वाले को भी दे दिया आपने कि भाई 10 रुपए की प्रोडक्शन है, भाई 20 रुपए दे देंगे तेरे को, तब भी 20 × 100 या तब भी 2000, तब भी मैं पूरी रहूंगा। अब तेरे को हम एक काम करते हैं 40 दे देंगे एक्स्ट्रा, 4 गुना कर दो सब्सिडी, 10 रुपए का था 30 रुपए एक्स्ट्रा देंगे हर मार्कर के ऊपर, तब भी 4000 ही आया, तब भी मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बेटर नहीं होने वाली। तो आप ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि रियल रीजन क्या है? रियल रीजन जो हमारे किसानों का है, उनका गरीबी की तरफ ज्यादा मतलब ढकेलना, उनको कोई ढकेल नहीं रहा, बट उनका गरीबी में ज्यादा मतलब जो साइकिल वो गरीबी की तरफ ज्यादा क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि 86.2% फार्मर के पास जमीन ही 2 हेक्टेयर से कम है, तो उनको एमएसपी का कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि उनकी जिंदगी में चांद तारे लग जाएंगे। क्योंकि इसलिए ये चीज बोली जा रही है, आप देखेंगे जितने भी रिपोर्ट्स में कि 6% फार्मर को फायदा, और वो भी बड़े बड़े फार्मर को फायदा हो रहा है इस चीज का। देखो अब दूसरी चीज, एक छोटा फार्मर है मान लो, या मैं एक छोटा मैन्युफैक्चरर हूं मार्कर का, मैं 100 ही बना रहा हूं, तो मुझे गवर्नमेंट ने ना 10 रुपए की कॉस्ट है, मैं अगर गवर्नमेंट ने मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपए भी दे दिया एमएसपी के, तो मुझे 20 रुपए मिलेंगे, मैं तब भी मैं स्टिल मैं पुअर ही रहूंगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही कम है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा फार्मर हूं, या इस केस में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं क्या बोलते हैं मार्कर का। अब मैं 1 लाख मार्कर बना रहा हूं, समझ रहे हो, 1 लाख मार्कर बना रहा हूं, और अगर मैं 1 लाख मार्कर बना रहा हूं और अब गवर्नमेंट मेरे को बोल रही है भाई 1 लाख मार्कर तो बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में तो चाहे 1 लाख प्रोड्यूस करने वाला हो चाहे 1000 या 100 प्रोड्यूस करने वाला सब बराबर है। ये भी एमएसपी की एक बहुत बड़ी वजह है कि सब फार्मर्स के लिए बराबर है, बड़े फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जबकि होना चाहिए, एक अलग तरीके से सब्सिडी देनी चाहिए थी, बट यहां से शायद आप वो चीज समझ पाओगे। अब मैं क्या चीज बना रहा हूं, मैं एक ये मार्कर बना रहा हूं, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं मैं, और मैं 1 लाख पीस बना रहा हूं, और 10 रुपए मेरी कॉस्ट है, और गवर्नमेंट अब ये मेरे से कह रही है कि चल तेरे से 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो मेरे लिए तो लॉटरी लग गई ना। मैं तो इसलिए बड़े फार्मर को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे फार्मर नहीं है, बट बड़े फार्मर का अगर आप देखोगे वो ज्यादा इससे मतलब गुस्सा है, उससे ज्यादा खफा है, क्योंकि उनके लिए क्या था कि भाई ठीक है 10 रुपए भी अगर मिल रहा है, हमारी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि अगर मैं 1 लाख पीस बना रहा हूं और 10 रुपए मिल गया तो मैंने तो 10 लाख रुपए कमा लिए बिना उसके, क्योंकि एमएसपी श्योर है कि भाई गवर्नमेंट मेरे से 10 रुपए एक्स्ट्रा में लेगी। मैं 1 लाख बना रहा हूं तो मेरा तो 10 लाख फिक्स हो गया, मेरे लिए तो सरकारी जॉब होगी एक तरीके से इन ए वे।
लेकिन छोटे फार्मर के लिए 86.2% फार्मर के लिए ये सिचुएशन नहीं बन पाई एमएसपी के अंदर, क्योंकि उनके पास जमीन इतनी कम थी। और जमीनी हकीकत ये है कि 86.2 के पास इतनी कम जमीन है कि उनको एमएसपी पे अगर डबल रेट पे कि 10 की प्रोडक्शन है 20 पे भी अगर रेट लिया जा रहा है, स्टिल वो उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो नहीं सुधर रही। तो हमें इस इशू के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। ये है रियलिटी कि हमारे यहाँ पे किसानों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि 86.2% फार्मर के पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। और अभी हम इस बोर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस पूरे वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जरूर पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा और आप सोचोगे कि यार ये सब क्या हो रहा है। ये तो बहुत इजी तरीके से एक एजुकेटेड तरीके से कन्वे हो सकता था, सोल्व हो सकता था। तो चलिए दूसरे वीडियो बोर्ड पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या चीजें समझी कि मुझे लगता है हमारा सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। एमएसपी कहीं ना कहीं हम जो पे कर रहे हैं बहुत हाई कर रहे हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइस से, जो हमारे देश के अंदर श्योरली एक इकोनॉमिक क्राइसिस लेके आएगा। नितिन गडकरी जी 11 जून को द हिंदू में ये चीज बोलते हैं। और उसके अलावा 6% फार्मर ही यूज क्यों कर पा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया। और जो छोटे फार्मर हैं जिनके पास 86.2% जो क्वांटिटी है फार्मर्स की, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत स्मॉल लेवल पे फार्मिंग करते हैं, उनको एमएसपी से कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लिए एमएसपी कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। उनको लग रहा है क्या है, उसके बावजूद भी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो सो मार्कर प्रोड्यूस करने वाले की कैटेगरी में आते हैं। और बड़े बड़े फार्मर के लिए एक तरीके से सरकारी जॉब हो गई कि भाई मजे आ रखे हैं, बस प्रोड्यूस करो क्योंकि गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी। और ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजॉय की जा रही थी बड़े फार्मर्स के द्वारा। अब गवर्नमेंट को क्या लॉस हो रहा था, 20 रुपए केजी में खरीद रही है और 2 रुपए केजी में बेच रही है, जो कि अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर मार्केट रेट से खरीदती तो हम फिर भी जो ये 2.46 लाख करोड़ गया है, शायद ही हम इसको बहुत हद तक कम कर पाते, शायद हम इसको 30 से 40% कम कर पाते। ठीक है, चलिए दूसरे बोर्ड पे आते हैं। हम आगे का इशू समझते हैं कि मेन इशू क्या है। तो जो मेन इशू है वो क्या है, चलो उससे पहले हम अपने एक बार बजट देख लेते हैं। बजट को भी आप अगर एनालिसिस कर लोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, आपको मजबूरियां बहुत सारी समझ में आ जाएंगी दोनों पार्टी की। देखो हमारा जो बजट था 2020-21 का वो है 30 लाख करोड़। मतलब हमने डिसाइड किया हमारे देश के अंदर हम 30 लाख करोड़ रुपए की हमारे को जरूरत पड़ेगी सारे के सारे डिपार्टमेंट संभालने के लिए। कितना, 30 लाख करोड़, जिसमें से 22 लाख करोड़ तो हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया डिफरेंट सोर्सेज से, जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं जहां से वो टैक्स को कलेक्ट करती है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू हो। हमने इतना तो क्या बोलते हैं टैक्स कलेक्ट कर लिया 22 लाख। लेकिन हमारे को क्योंकि जरूरत थी 30 की, हमारे पास आया 22 ही है। हमने 7 से 8 लाख करोड़ की बोरोइंग की, हमने फिर पैसा लिया इंटरेस्ट पे, एक तरीके से हमने बोरो किया। आप समझ रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जितना हमारे को चाहिए होता है उतना नहीं है। हम ऑलरेडी 22 पे 7 से 8 लाख रुपए बोरो कर रहे हैं। और आप एक चीज जान के और सरप्राइज हो जाओगे कि जो ये 30 लाख करोड़ था, इसमें से 4.7 लाख करोड़ तो हमारे डिफेंस के लिए था, 99,300 करोड़ हमारे एजुकेशन के लिए था। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा 7 लाख करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए था। आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम 7 से 8 लाख करोड़ जो नया ले गए उसमें तो हम इंटरेस्ट ही पे कर देंगे पुराने वाला। आप समझ रहे हैं, तो हमारे पास रियलिटी में क्या बचा देश को चलाने के लिए 22 करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जिसके अंदर से 5 लाख के आसपास डिफेंस में जाएगा, एजुकेशन में 1 लाख जाएगा। और हमारे 36 डिपार्टमेंट है जिनके अंदर 2-2 लाख करोड़, 1-1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए जा रहा है। आप समझ रहे हैं, तो हमारे पास अब नहीं बचता हमारे पास पैसा। अगर हमारे पास एक्सेस पैसा होता तो ये 7 से 8 लाख करोड़ रुपए क्यों उठाते, बोरो क्यों करते? इसका मतलब हमारे पास पैसा वैसे ही बहुत ज्यादा कम है, हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट है, हमारे पास नहीं आ रहा इतना पैसा, नहीं दे रहे हमारे देश में इतना टैक्स कि हमारी गवर्नमेंट के पास सरप्लस हो जाए या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 22 अब एक चीज समझते हैं। देखो 6% फार्मर ने एमएसपी का बेनिफिट मिल पाया, लोग बोल रहे हैं बाकी जगह तो गवर्नमेंट दे ही नहीं पाई। कैसे देगी, नहीं दे सकते ना, एफसीआई की भी तो एक लिमिट है, कितना 30 साल का तो ना स्टोर कर लेगी। अब देखो 6% फार्मर ने 10%, अब ये डाटा है 6% क्योंकि बड़े बड़े फार्मर थे उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टोटल यहाँ पे मैं वीट का एग्जांपल लेता हूँ, जो प्रिक्योर किया वो टोटल जो पूरी की पूरी प्रोडक्शन थी देश के अंदर उसका 10% ही बाय किया। तो 10% को ही 6% फार्मर से 10% क्रॉप्स को एमएसपी पे लेने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियर अबाउट 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में जा रहा है। आप समझ रहे हैं, सब्सिडी में कितना जा रहा है, नियर अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास। और
जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग के अंदर सब्सिडीज हैं। अब इसका देखो डिसएडवांटेज क्या है। अब एक प्रैक्टिकल चीज देखो, लोग पता क्या कह रहे हैं कि ऐसा लो लेके आओ कि फार्मर्स के लिए कंपलसरी हो जाए कि उनको हर चीज पे एमएसपी मिलेगी, और शायद गवर्नमेंट मान भी जाए प्रेशर में भी आके, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? आप खुद देखोगे नहीं दे सकती। 6% से ज्यादा 10% कर लेगी, इससे ज्यादा को कभी भी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। और पास पैसा ही नहीं है, जब पैसा ही नहीं है तो कहां से हम दूसरों को पैसा दे देंगे? हमारे ही फार्मर को कैसा पैसा दे देंगे? अगर हमारे घर में हमारे पिताजी के पास पैसे कम होते हैं और हम बोलेंगे कि हमारे को मोटरसाइकिल चाहिए, या हमारे को पिज्जा खाना है, या हमारे को बेसिक खाना खाना है, लेकिन हमारे फादर के पास पैसे नहीं है, तो वो कहां से देंगे? वो यही तो बोलेंगे कि भाई एडजस्ट कर लो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, दिन में 2 टाइम खाना खा लेते हैं, 3 टाइम नहीं खा सकते। नॉर्मली यही चीजें होंगी ना, देश भी ऐसे ही चलते हैं घर की तरह, कि टोटली हमारे पास 22 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से अगर हम 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 6% फार्मर्स को, 10% क्रॉप्स को ही प्रिक्योर करने में अगर हमने सब्सिडी डिफरेंट फार्मर को दे दी, जबकि ये ज्यादा है टोटल सब्सिडी, ये तो 18-19 के अंदर ही 2.56 लाख करोड़ था, तो अब तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं इसको फिर भी इजी कैलकुलेशन के लिए मैं लेके चल रहा हूं कि मोर देन 2 लाख करोड़ सब्सिडी चलेगी 10% की प्रिक्योरमेंट में। अगर आपको पता है, सिंपल साइंस है, आप भी कर सकते हो घर पे, अगर आप 100% चीजें अगर एमएसपी पे ले लेगी ना हमारी गवर्नमेंट, तो पता है क्या होगा हमारे पास? 2 लाख इंटू 10, क्योंकि 10% को अगर 2 लाख गया तो 100% में 2 लाख इंटू 10 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा एमएसपी के ऊपर। 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को एमएसपी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। और इससे क्या हो रहा है देखो, एक तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को क्या हो रहा है कि फार्मर सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस पे एमएसपी है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें एडिबल वाली जैसी बेसिक चीजें हमारे को आज बाहर से मंगवानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे किसान उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे एमएसपी मिल रहा है, और हर चीज पे एमएसपी गवर्नमेंट दे नहीं सकती, क्योंकि पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, पैसे के अंदर उसी लिमिट अमाउंट के अंदर ही तो गवर्नमेंट को सारी की सारी चीजें करनी होती हैं। तो अगर पूरे की पूरी गवर्नमेंट ये 20 लाख करोड़ रुपए, अगर सोचो किसी देश के पास 22 लाख करोड़ रुपए आया और उसने 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अनाज खरीद लिया, तो क्या वो देश सर्वाइव करेगा? फिर ये 5 लाख करोड़ हमारे डिफेंस को कहां से जाएगा? 1 लाख करोड़ एजुकेशन में कहां से जाएगा? और ये 7 लाख करोड़ रुपए का हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? हम कहां से ये सारी की सारी चीजें पे करेंगे? फिर हम क्या बोलेंगे हमारे फौजी को कि बॉर्डर पे खड़ा है, काम करे कि 47 के अंदर ना चावल भर लो और मार पाकिस्तानियों के मुंह पे, बंदूक चलाइयो, पाकिस्तानियों के मुंह पे जाके ना चावल जाके लगेंगे, मर जाएंगे, ऐसे करेंगे? या चाइना की तरफ क्या बोलते हैं गेहूं भर भर के उनको मार रहे हैं, और सैलरी कैसे देंगे फिर हम लोगों को? सरकारी नौकरी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी आपकी कितनी सैलरी है? 45,000। एक काम करो, ये 10 बोरी ले जाओ गेहूं की, 4 बोरी ले जाओ आटे की। हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स के साथ? हम फीस कैसे भरेंगे? मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन या मतलब किसी भी फील्ड के अंदर कैसे पे करेगी? क्योंकि 22 लाख करोड़ आया था जी, हमने 20 लाख करोड़ की गेहूं खरीद लिए, और इस 20 लाख करोड़ की गेहूं खरीदने के बाद हम इन्हें वापस 2 लाख करोड़ रुपए में बेच देंगे। आप एक चीज समझ लो, प्रॉब्लम यही नहीं है, हमने 20 लाख करोड़ रुपए के गेहूं खरीद लो, अगर 100% जो चाहते हैं ना कि एमएसपी 100% आ जाए। अब बेसिक चीजें तो समझे हम कि देखो दोनों चीजें, गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ेगा, किसानों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। किसान अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, तो मिल बात के इस चीज का सॉल्यूशन बैठ के ही निकल सकता है। कोई भी अगर एक चीज पर जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे किसान हो, तो सॉल्यूशन लेट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकल चीज यही रहने वाली है उसके बावजूद भी, कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का अगर हम खरीद भी लेते हैं 20 लाख करोड़ का, तो देखो 20 लाख करोड़ का खरीदेंगे, 2 लाख करोड़ में उसको बेच देंगे, तो 2 लाख करोड़ में तो देश नहीं चलेगा, फंस गए हम लोग। 30 लाख करोड़ चाहिए थे, 2 लाख करोड़ है हमारे पास, और गेहूं हमारे पास होगा बहुत सारा, चलो वो भी हमने बेच दिया। तो आप समझ रहे हैं, ये हंसी की बात नहीं है, मैं बट इसलिए हंस रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ आ सको हंसते हंसते कि एक्चुअल में ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन है हमारे पास। हम नहीं खरीद सकते एमएसपी के अंदर इतनी सारी, या जो हम लोग बोल रहे हैं कि सबका फिक्स ही कर दो। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट वोट बैंक के कर में यहाँ पे सोचे कि चलो इस दबाने के लिए करते हैं, बाद में इसके अंदर चेंज कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये चीज डिमांड भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि 10% क्रॉप के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अगर जा रहा है, तो 100% के लिए 20 लाख करोड़ जाएगा, इतना हमारा बजट भी नहीं है। हम फिर डिफेंस, आपको पता है हमारी इंडियन नेवी जो है पिछले 2 साल से रो रही है गवर्नमेंट के सामने, हमारे को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि नेवी का बजट तो 50,000 करोड़ ही है, डिफेंस के 4.7 में से 1 लाख में से हम उनके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं दे पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें अगर 12 साल लगेंगे इसको बनने में, अगर हम ये प्रोक्योर नहीं कर पाए तो आज से 10 से 12 साल बाद चाइना के पास तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, हमारे पास 3 होंगे, उसमें से भी एक तो हमने मांगा हुआ है जो कि शायद 10 साल तक चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो हम उस समय इतने वीक हो जाएंगे एज ए नेशनल सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस फोर्सेस वीक हो जाएंगी, तो हमारे को एयरक्राफ्ट कैरियर से गवर्नमेंट उनकी सुनी नहीं रही है। गवर्नमेंट उनको कह रही है हाँ रुक जाओ, अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं, क्योंकि पैसा तो सारा यहाँ चला जा रहा है बहुत हद तक।
महीनों में सारा यहाँ जा रहा है, पर बहुत बड़ा अमाउंट है जो हम सब्सिडी में दे रहे हैं और इससे किसान को फायदा भी नहीं हो रहा। इन्वेस्ट वहां पे एक चीज क्या बोली थी मैंने कि कैपिटल फायदा कराओ। अगर हमें किसानों की हेल्प करनी है, जैसे अपने मैंने पड़ोसी का एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पड़ोसी 10 रुपए का ले रहा है, मैं उससे 20 रुपए में ले रहा हूँ, जबकि मार्केट में 10 रुपए का मेरे को या 12 रुपए का मेरे को रिटेल में मिल जा रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो मेरी राइट में ये नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी को बोलूं ठीक है मैं तेरा 10 का 20 में ले लूंगा और साइड वाले पड़ोसी को 2 रुपए में बेच दूंगा। राइट वे क्या है, सबसे पहले तो मैं इधर देखूंगा कि पहले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। मेरे भाई तू 10 रुपए का प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में 10 रुपए का ही बिक रहा है, तो तू इनसे कैसे कंपीट करेगा? तू 12 रुपए का मार्केट में कैसे कंपीट करेगा? 2 रुपए प्रॉफिट में तो तू सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसका मतलब, और ये लोग जो 10 रुपए या 12 रुपए में बेच रहे हैं, ये भी प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों में मैं आपको पैसा देता हूं कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, सो दैट 2 चीजें आप करो। क्या तो आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लो बहुत ज्यादा, उतने ही लिमिटेड लैंड में अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा लो। आपको इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, मैं उसके लिए पैसा पे करता हूं, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा फार्मर्स को। अगर वो गवर्नमेंट फार्मर की एक्चुअल हेल्प करना चाहती है, एमएसपी फार्मर को हैंडीकैप बना रहा है, लेकिन ये कैपिटल आप उनको पैसा दो ना बहुत ज्यादा कि वो अपने आपको टेक्नोलॉजी एडवांस करे, कि वो अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा सके या अपनी जो प्रेजेंट कॉस्ट है इसको बहुत ज्यादा कम कर सके। देखो क्या तो प्रेजेंट कॉस्ट कम कर दो या प्रोडक्शन बढ़ा दो, फिर क्या होगा, फार्मर के पास एक तरीके से प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि अगर उसने कॉस्ट कम कर ली तो वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्लेयर से कंपीट कर पाएगा, और कंपटीशन ही है, बिना कंपटीशन के कोई भी सर्वाइव किसी भी फील्ड में नहीं करता, तो फार्मर्स को भी कंपटीशन में आना पड़ेगा। या दूसरी चीज, उसको टेक्नोलॉजी पे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़वा दो, ताकि छोटी सी जमीन पे भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। बट इसकी लिमिट होती है और क्या बोलते हैं, और इस तरीके से हमें किसानों को मतलब अगर हमें सब्सिडी देनी भी है तो हमें ये नहीं कहना मैं कि सब्सिडी मत दो, सब्सिडी दो, बिना सब्सिडी के किसान नहीं सर्वाइव कर पाएगा। बट सब्सिडी का एक ऐसा तरीका दो ना कि हम उस 10 रुपए वाले की प्रोडक्शन बढ़ा दें या उसकी कॉस्ट कम कर दे, सो दैट कि वो ट्रेडिशनल और डोमेस्टिक मार्केट से, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट से कंपीट कर पाए, ना कि हम उसको बोल दें अरे कोई बात नहीं हम तेरा 10 का 20 में ले लेंगे। हम इससे उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, इससे हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं हमारे ऊपर, और हम जो चीजें कर रहे हैं वो खुद इकोनॉमिकली हमारे देश के ऊपर इतना बर्डन आ रहा है कि हमारे को हमारे नेवी जैसे एक एयरक्राफ्ट दिलाने के लिए नेवी को हमारे को 2-2 साल वेट कराना पड़ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस लिमिटेड पैसे को राइट तरीके से हमें यूज करना होता है। आप समझो कि गवर्नमेंट सिर्फ फार्मर्स को भी देखना होता है, गवर्नमेंट को और 50 डिपार्टमेंट देखने होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी देखनी होती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो राइट वे क्या है, किसानों को क्या सब्सिडी देनी चाहिए? एमएसपी के तरीके से नहीं बनता आज के टाइम पे सेंस, क्योंकि आज के टाइम पे हम डिमांड जो थी, पहले था कि डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम थी, लेकिन आज डिमांड सप्लाई मैच कर चुके हैं। तो आज के टाइम पे हमारे को एमएसपी को हटा के हमारे जो, और स्पेशली 80, और क्योंकि एमएसपी ने 86.2% फार्मर को तो कोई बेनिफिट ही नहीं दिया, तो हमारे को हम इनको पैसा दे ताकि ये छोटी जमीन पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सके। बट उसका भी एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका भी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट हर तरीके से फंसी हुई है और फार्मर भी हर तरीके से फंसे हुए हैं। तो देखो, इट इज वेरी क्लियर, एमएसपी शुड बी अवॉइडेड, जो हमने अभी डिस्कस किया। कैपिटल सपोर्ट इज मस्ट, लेकिन कैपिटल सपोर्ट तो देना पड़ेगा। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि आपको पता है हमारे यहाँ पे पर हेक्टेयर जो गेहूं की खेती होती है वो कितनी होती है? 3500 केजी के आसपास, 3500 केजी हम पर हेक्टेयर की खेती कर रहे हैं इस समय। नेशनल एवरेज हमारा जो है इसके आसपास ही है। 86.2% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी में मान लेते हैं ऑन एन एवरेज इनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, क्योंकि 2 हेक्टेयर नहीं, 86.2%, लेस देन 2%, लेस देन 2 हेक्टेयर है। तो और बहुत सारी मेजॉरिटी तो ऐसे जिनके पास जमीन ही नहीं है, जो कि आज भी मजदूरी कर रहे हैं दूसरों की खेती जमीनों पे जाके। तो अगर मैं इसको 1 हेक्टेयर भी ले रहा हूं तो मैं आई एम श्योर मैं ज्यादा ही ले रहा हूं, बट मैं अगर इसको एवरेज 1 हेक्टेयर भी ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3500 केजी किसान प्रोड्यूस कर रहा है वीट, और 1 हेक्टेयर के ऊपर अगर मैं 10 रुपए एमएसपी उसको एक्स्ट्रा देके, मतलब उसकी कॉस्ट के ऊपर 10 रुपए एक्स्ट्रा देके उससे मैं बाय भी कर लेता हूं ना, तो भी उसकी कमाई कितनी होती है? 3500 इंटू 10, 35,000 रुपए। क्या लगता है 35,000 रुपए के अंदर हमारा जो 86.2% किसान है वो एक अच्छी जिंदगी जी लेंगे? क्या लगता है कि वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो एमएसपी क्या सॉल्यूशन है? नहीं। मैं कहता हूं डबल दे दो एमएसपी। आप 2 लाख कर देते, मैं कहता हूं 4 लाख करोड़ दे दो उनको 10% को प्रिक्योर करने में। हाँ, फिर भी क्या होगा? अगर आपने 20 रुपए भी एक्स्ट्रा दे दिया पर उस पे,
तो भी वो 3500 केजी जो एक हेक्टेयर में प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास कितना पैसा आ जाएगा? 20 रुपए एक्स्ट्रा, 10 उसकी कॉस्ट, गवर्नमेंट ने ना एमएसपी 10 रुपए की जगह 20 कर दी, तब भी 70,000 रुपए उसके पास साल का आया, जो कि हम प्रैक्टिकली भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 4 लाख हम देंगे तो 100% को देते हुए तो हमारा बजट खत्म हो जाएगा, हमारा देश जो है मतलब डिफॉल्ट मार जाएगा सारे के सारी दुनिया के सामने, फिर भी ये चीजें पूरी नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे हो कि 70,000 रुपए अगर हम डबल भी दे देंगे ना, 10 की जगह 20 रुपए, तब भी 70,000 रुपए, फार्मर स्टिल विल बी इन ए वेरी बैड कंडीशन। 70,000 रुपए के अंदर भी उसका घर नहीं चल पाएगा, और एक्चुअल में तो उसे 35,000 ही मिल रहा है एमएसपी के बाद भी। तो हम पता क्या कर रहे हैं, ये हम फार्मर्स के 6.2% फार्मर की रियल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे कि उनके पास जमीन ही नहीं है। और अब अगला देखो, अगला सिनेरियो क्या होने वाला है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू मोर ईयर व्हेन लैंड विल बी अगेन डिवाइडेड। आपको पता है पॉपुलेशन और बढ़ रही है, आगे जाके फिर एक बार बंटवारा होने वाला है, और जैसे ही कुछ सालों बाद बंटवारा होगा तो ये 86.2% के पास जो आज लेस देन 1 हेक्टेयर है या एवरेज 1 हेक्टेयर की जमीन है, ये इनके पास 0.5 हेक्टेयर रह जाएगा। तब इनको क्या करोगे? तब तो इनकी 3500 की जो थी वो 1750 रह जाएगी। तब अगर आप 10 लोगे तो 17,500 में किस नहीं कर पाएगा? 20 कर दोगे, नहीं कर पाएगा 35,000 में, 40 कर दोगे, नहीं कर पाएगा, देश पूरा बेच दोगे, तब भी आप इनको नहीं दे पाओगे एमएसपी। तो जब जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जो 23 जून 2019 को हिंदू का आर्टिकल था, उसमें साफ लिखा हुआ था मूव अवे सब्सिडी सूनर देन लेटर। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं, तो ये सारा का सारा लॉजिकल है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी फार्मर का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कि एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी फार्मर, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ आप एनालिसिस तो कीजिए, आप जानिए, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। फिर मैं आ जाता हूं पॉपुलेशन। आपको पता है मेन जड़ क्या है? मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और कोई भी हमारे देश में प्रॉब्लम पता है क्या है? मीठा बोलने वालों को तो लोग सर पे चढ़ा लेंगे, कड़वा बोलने वाले को लोग बोलेंगे ये तो कड़वा बोलता है। हर सेक्टर में ऐसा है, और स्पेशली हमारे जिसमें वीडियो बनाते हैं उस सेक्टर में तो ऐसा है कि सबको मीठा बोलने वाला चाहिए, तुम बन जाओगे करोड़पति, तुम बन जाओगे अरबपति, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे क्या। बट रियलिटी जो सच बोलने वाले लोग हैं ना, उसी की कमी है, और वो नहीं बोल पाते, उसको भी हम जानेंगे कि सच भी लोग क्यों नहीं बोल पाते इसी वीडियो में भी। तो देखो हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है 2020 के अंदर 138 करोड़, इसके फार्मर और उनकी फैमिली मिला के लगभग 70 करोड़। मतलब मैं कहता हूं 50% लोग फार्मिंग में है, लोग कोई बोलते हैं 58 है, कोई 60, मैं कहता हूं 50 ही ले लो। अगर 50% लोग फार्मिंग के अंदर डिपेंडेंट है तो 50% आया था नियर अबाउट 138 करोड़ का 70 करोड़। तो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग करते हैं, और उनकी फैमिली को मिला के 70 करोड़ लोगों की हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जो डिपेंड करती है फार्मिंग पे। इसके 70 करोड़ का 86.2% कितना होता है? नियर अबाउट 60 करोड़ समथिंग होता है, तो मैं इसको 60 करोड़ ही ले लेता हूं। तो मतलब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऑन एन एवरेज में 1 हेक्टेयर भी लेके चलता हूं, तो मतलब 60 करोड़ लोगों का तो फिक्स है, चाहे उनको एमएसपी दे दो, चाहे उनको कुछ दे दो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत ही ज्यादा खराब ही रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें जो मैं आपको बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करके कोई फायदा ज्यादा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट दोनों तरफ से फंसी हुई है। टेक्नोलॉजी बढ़ाओगे तो नुकसान है, नहीं करोगे तो नुकसान है। कैसे? अभी आप यहाँ देखो, इफ आवर फार्मर्स विल डू एग्रीकल्चर वर्क विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी they will remain in bad condition even after huge MSP। देखो अब जिस तरीके से आज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी तरीके से अगर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, जमीन कम है, प्रोडक्शन कम है, तो उस तरीके से करेंगे तो वैसे बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में रहने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? टेक्नोलॉजी में ह्यूज इन्वेस्ट कर दो, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और ये एडवांस टेक्नोलॉजी की, इसको ले आओ इंडिया के अंदर ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। बट उससे पता क्या होगा? इफ फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड न्यू टेक्नोलॉजी, मेजॉरिटी विल बी जॉबलेस, मींस ए बिगर कंसर्न। तो पता क्या होगा? जैसे हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी में या एआई में इन्वेस्ट करेंगे, होगा क्या? करोड़ों की संख्या में फार्मर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, और मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मर्स हैं वो तो दूसरों की जमीनों पे काम कर रहे हैं। तो वो जो करोड़ों लोग होंगे उनको जॉब कहां से मिलेगी? फिर वो तो बोलेंगे भाई ठीक है एग्रीकल्चर तो सब मशीनों ने कर दिया, अब हमारी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमारे को जॉब दो। एक बहुत अच्छा सिनेरियो जो मैं पिछले 2 साल से डिस्कस करता हूं, और जो ये मैं पिछले 2 साल पहले से एक स्टेटमेंट दे रहा था, उसको आज भी आप एक चीज समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम कोई भी वीडियो लेके आते हैं स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे हम डिफेंस के ऊपर वीडियो लाए कि आने वाले टाइम में इतनी डिफेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एआई की वजह से लोगों को आर्मी का साइज कम करना पड़ेगा। लोगों ने बोला कैसी बात है, आर्मी तो कभी साइज नहीं कम करेगी। और उसके 2 महीने बाद ही आपने देखा था आर्टिकल आया कि इंडियन आर्मी जो है 1,25,000 समथिंग को हटाने का सोच रहा है, और उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी बहुत तरीके से हमारी जो साइज है, राइट साइजिंग इसको बोलते हैं, कि कम कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना आज के टाइम पे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होता है, जो रोबोट्स होते हैं वो ना सैलरी लेते हैं,
वो ना बीमार पड़ते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, मरेंगे भी नहीं। और जो इंसान है वो मर भी सकता है, गोली लगेगी तो सैलरी भी लेगा, बीमार भी पड़ेगा, छुट्टी भी लेगा, 24/7 काम भी नहीं करेगा, दिन में दिखेगा, रात को दिखेगा भी नहीं। तो हर तरीके से हमारे डिफेंस के लिए, किसी भी देश के डिफेंस के लिए रोबोटिक्स, एआई ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो हमारे को इसलिए हमारी आर्मी को कम कर रही है। और बाद में हमने क्या देखा, पिछले 1-1.5 साल से वही पैटर्न देख रहे हैं, सेम चीज आप रिलेट करोगे। देखो हमारे इंडिया का क्या है, हमारे इंडिया के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीन है, इससे ज्यादा जमीन नहीं है। और पॉपुलेशन है हमारे पास पूरी दुनिया की 18%। आपको एक चीज पता है, आज का जो इंडिया है, 1907 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। 1907 में जब जंग है, उस समय तो हमारा इंडियन एम्पायर था, क्योंकि उस समय तो भारत भी, आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का म्यांमार, सब इंडियन एम्पायर हमारा ही एक साथ ही थे, हम सारे के सारे लोग। उस समय 1907 के आसपास आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की मिला के पॉपुलेशन थी 22 करोड़ 80 लाख। और आज 2020 के अंदर अगर इन 4 कंट्री की अलग अलग हो चुके हैं कि अगर मैं पॉपुलेशन को जोड़ता हूं तो ये निकल के आती है 180 करोड़। भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस म्यांमार 180 करोड़ 1907 से। और अगर मैं आज बात करता हूं 2020 की, तो हमने कितना, सिर्फ 113 115 साल, 113 के आसपास ही लगा लेता हूं, इतने ही साल हैं। मतलब सदियां लगी थी 22 करोड़ 80 लाख होने में। और अगले सिर्फ 110 115 साल के आसपास के अंदर ही हमने क्या किया, 150 155 करोड़ नए लोग, एक्स्ट्रा लोग पैदा कर दिए। 22 करोड़ लोगों की जरूरत थी और 22 करोड़ लोगों को हजारों साल लगे पैदा होने में, और उस 22 करोड़ को हमने 180 करोड़ कर दिया अगले 100 110 साल के अंदर। तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है और यही है एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़। हुआ क्या, आज से अगर मैं बात करता हूं हमारे दादा 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 दादा, अरे दादा क्या मैं कहता हूं, अपने 50 भी छोड़ो, 20 साल पहले चले जाओ, आप कहानियां सुन लेना अपने गांव के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर खेती की कोई कीमत ही नहीं होती थी, जमीनों की कीमत ही नहीं होती थी, किसी को दारू पिला दो आपको खेत नाम पे कर देता था। ऐसा करते थे लोग, क्योंकि जमीन की कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास इतनी ज्यादा जमीन होती थी, खेती हाथों से होती थी, तो वो पूरे साल भी लगा रहता था, तो इतनी ही खेती पे, इतनी ही जमीन पे खेती कर पाता था, बाकी उसके लिए वेस्ट थी कि जब खेती नहीं कर पाए तो वेस्ट। और वहां से फिर कल्चर क्या शुरू हुआ, क्योंकि हम विदाउट टेक्नोलॉजी काम कर रहे थे और हमने विदाउट टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमने डेवलप क्या किया, यार पूरे जमीन को कैसे कवर करें, जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा विकास। तो हर किसी ने किया इंटू 10 बच्चे, इन्होंने किए इंटू 6 बच्चे। और हमने क्या किया, पॉपुलेशन कर ली 100, 10 से कितनी कर ली, 100, 10 की पॉपुलेशन से हमने 100 कर ली, क्योंकि हमें लगा जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा विकास। जमीन की कोई कीमत नहीं होती, जमीन ज्यादा जमीन पे अगर खेती करनी है तो प्रोडक्शन ज्यादा करो। तो हमने क्रॉप की प्रोडक्शन के साथ साथ इंसानों की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करी, सो दैट कि हम इस जमीन को यूज कर सके। फिर एक फनी चीज क्या हो गई टेक्नोलॉजी की, कि विद टेक्नोलॉजी जो देश टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे थे, उन्होंने 1900 के आसपास ही, हाँ, जब हमारी 22 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन थी, उस समय वो लोग ट्रैक्टर में इन्वेस्ट कर चुके थे, वो लोग ट्रैक्टर डेवलप करने में लगे हुए थे। और हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर कब आया? टेक्नोलॉजी की एक बड़ी खराब चीज बता और अच्छी चीज क्या है, वो कहीं पे भी डेवलप हो वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच ही जाती है। सेम ही हमारे साथ भी हुआ कि ट्रैक्टर हमारे पास भी आ गया, 1950 से लेके 1970 तक अच्छे लेवल पे आ गया, और शायद इसके भी बाद आया अच्छे लेवल पे। अनफॉर्चुनेट है कि हम 70-80 साल पीछे चल रहे थे बेसिक ट्रैक्टर जैसी टेक्नोलॉजी में। हुआ क्या, जैसे ही ट्रैक्टर आया, अब इन 100 लोगों की जरूरत जो थी वो वापस घट के कितने की होगी, 10 लोगों की। इसलिए ये है, हम ओवर पॉपुलेटेड, हमने बच्चे इतने सारे पैदा कर दिए, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ा ली, जरूरत अब सिर्फ 10% की रह गई है। सिर्फ एक ट्रैक्टर आने से, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, उसकी तो भी करेंगे, सिर्फ एक ट्रैक्टर आने से। और मैंने एक स्टेटमेंट जो देता था और उसकी वजह से बहुत बार लोग बोलते थे आप ऐसा कैसे बोल देते हो रूडली, हमेशा एक चीज थी, 90% लोग, आज आप हमारे गांव में जाओगे तो आप देखोगे 90% पीपल आर फ्री 90% ऑफ द टाइम। 90% लोग 90% टाइम फ्री, उनके लिए ना कोई काम है, ना कोई काम होगा, ना कोई काम बनेगा। और जो वो काम कर भी रहे हैं वो ना भी करें तो भी अगर ट्रैक्टर को यूज कर ले तो वो 100 लोगों का काम 10 लोग कर लेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि 90% लोग हमारे यहाँ पे 90% टाइम आज के टाइम पे फ्री हैं, सिर्फ एक ट्रैक्टर के आ जाने की वजह से। तो आज हम एक ओवर पॉपुलेटेड, मतलब 60 करोड़ लोग हमारे पास ऐसे हैं कि आज हम एक बहुत बड़ी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अब हम ट्रैक्टर नहीं हटा दे, अब तो एआई आएगा। अगर हम सोचो, अगर हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महंगी टेक्नोलॉजी ले आए, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा, ये 100 की जगह आज 10 की जरूरत है, 10 की जगह 1 की जरूरत रह जाएगी या 2 की जरूरत रह जाएगी, तब तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से फंसी हुई है। अगर इनको बोल रहे हैं कि ठीक है टेक्नोलॉजी ना लाए ताकि जॉब बची रहे, तो इतना लाखों करोड़ रुपए कहां से दें?
तो डेवलपमेंट रुकी हुई है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं खरीद पा रहे हम लोग। और अगर टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर दे तो ये जो करोड़ों लोग, जो 50-60 करोड़ लोग, जो बिल्कुल इनके पास कमाने का साधन ही खत्म हो जाएगा, तो इन लोगों को हम करेंगे क्या? तो सॉल्यूशन यही है, एक्चुअल सॉल्यूशन जो है ना किसान का, वो यही है कि 86.2% के लिए क्या तो उनको बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए या लाखों रुपए, जिनको कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दें, जिसकी वजह से वो अपनी कम जमीन पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सके, और जिसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम भी है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सारे के सारे लोग अगर वो भी करने लगे, कोई भी काम करने लगे ना सारे लोग, वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसलिए हर किसी को जरूरत है एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, किसानों को उनको एजुकेट करना चाहिए कि आज के टाइम पे क्यों मजबूरी है हर किसी को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के पास जाने का। हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां पे मेजोरिटी ऑफ लोग दो जगह काम कर रहे होते हैं। तो हमारे देश में भी करना पड़ेगा लोगों को, हमारे को भी कम्पिटिटिव बनना पड़ेगा हर फील्ड के अंदर। ये चीज, ये सच्चाई हम क्यों नहीं बता रहे हमारे किसानों को, हम क्यों उनको मतलब रियलिटी से, और इसका भी रीजन है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आपको अगर ये बोल देगी कि भाई आपकी कंडीशन खराब है, ये खराब थी, खराब है और खराब ही रहेगी, एमएसपी से भी नहीं सुधरने वाली, टेक्नोलॉजी से तो और खराब हो जाएगी, तो ऐसे अगर बोल दे गवर्नमेंट आज, तो ये 60 करोड़ लोग क्या बोलेंगे गवर्नमेंट को? वाह, क्या गवर्नमेंट ने हमें सच बताया। ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। ये पता क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट को गिराओ। गवर्नमेंट जो है इतनी खराब गवर्नमेंट है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, अगले इलेक्शन में गवर्नमेंट को गिरा देंगे। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट आपको ये चीज बताती नहीं, वो रियल प्रॉब्लम को छुपा के, ये सारी जो रियल प्रॉब्लम है इसको छुपा के आपको ना एक अलग ही उस चीज में रखना चाहती है। वो बस टाल रहे हैं कि यार इतने लोग हैं, ये 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों के पास कल की डेट में ये 100 करोड़ हो जाएंगे, इनको हम कहां से रोजगार दे नहीं सकते, खाना दे सकते हैं, रोजगार दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इनके लिए हम क्या करें? क्योंकि खाना भी दे रहे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कैपिटल बर्डन हो रहा है, हम डेवलप नहीं हो पा रहे, खाना नहीं देंगे तो ये सरकार गिरा देंगे, तो हम फंसे हुए। तो कोई भी गवर्नमेंट ये सच्चाई नहीं बता रही कि वो इस सिचुएशन में है, और ये सिचुएशन हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब कई लोग बोलते हैं कि चाइना की तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है। भाई चाइना के पास हमसे 6 मिलियन स्क्वायर कुछ ऐसे एक्ट में, अगर एक्चुअली में बताऊं तो सिंपल एक कैलकुलेशन लगा लो कि इंडिया की जितनी जमीन है उससे चाइना के पास 3 गुना ज्यादा जमीन है, और पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ ज्यादा है। आप समझ रहे हो? 6 मिलियन समथिंग स्क्वायर किलोमीटर समथिंग उनके पास जमीन ज्यादा है, और 6 करोड़ लोग ज्यादा है। तो उनकी सिचुएशन हमसे वर्स्ट नहीं है, वो हमसे फार बेटर सिचुएशन में है। हम हमेशा बस अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं उनकी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन एक्चुअल में ज्यादा है, उनकी ज्यादा नहीं है। तो हमारे को, हम बहुत खतरनाक सिचुएशन में 2.4% 18%, तो हमारे को इसलिए ये किसानों को सच बताने की जरूरत है कि भाई आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे जाना पड़ेगा। सिर्फ खेती के अंदर ही रहे तो हम कितनी भी सब्सिडी दे ले, आज आप इतना गुस्सा कर रहे हो, कल आप और ज्यादा गुस्सा करोगे, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। कभी ना कभी हमें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन छोड़ोगे आपकी कंडीशन आज से और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि हम आपको सपोर्ट दिए जा रहे हैं, और सपोर्ट कहीं ना कहीं वो वैसा सपोर्ट है जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे भी पाए। अब बात करते हैं कुछ हार्ड ट्रूथ पे। देखो हो क्या रहा है, एमएसपी बढ़ते ही क्या होता है, जो फार्मर्स है वो उनकी इनकम बढ़ जाती है। देखो एमएसपी बढ़ी तो फार्मर की इनकम बढ़ी, ये तो फैक्ट है। लेकिन जैसे ही फार्मर की इनकम बढ़ती है तो फार्मर फिर क्या बोलेगा? और कुछ उगाएगा नहीं, वो उसी चीज की प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा देता है। और जब वो उस चीज की प्रोडक्शन, और इसका एग्जांपल हमने पंजाब में देखा भी है, और बहुत सारे जैसे सिंगर्स ने उस चीज को मतलब लेके भी आए दुनिया के सामने। जैसे गुरदास मान जी ने एक गाना बनाया था कि जहर जैसे खेतों के अंदर बोया जा रहा है, और वो एक्चुअल में जहर है। क्यों? उस यूरिया को इतना ज्यादा डाला जा रहा है जो कि जहर है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि किसानों को सीधा लगा जितनी प्रोडक्शन उतना ज्यादा फायदा, उतनी ज्यादा इनकम। तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसके लिए वो ऐसे मैकेनिज्म भी यूज कर रहे हैं जो कि समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी जमीन के लिए, किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एमएसपी की वजह से फार्मर की इनकम बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा ली, प्रोडक्शन बढ़ा ली तो क्या हुआ? डिमांड जो थी वो कम हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है। पहले क्या था? डिमांड यहाँ थी, प्रोडक्शन कम थी, एमएसपी से होते यहाँ हुई, अब यहाँ हो गई है। प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उससे क्या होगा? रेट कम होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ही रेट चलता है। तो प्रोडक्शन ज्यादा, डिमांड कम, तो रियल रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। और यही हो रहा है कि 12 रुपए किलो में तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 20 रुपए किलो में, और जिसकी वजह से मतलब ट्रेडिशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट से हमारा जो एमएसपी बहुत ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से हमारे को इंटरनेशनली भी सुनना पड़ रहा है। वो आप यहाँ पे देखेंगे 16 जनवरी 2020 को इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, इंडिया इंपोर्ट 2.7 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट सो फार दिस फिस्कल। अब ये मेरा दिमाग खराब करने वाली बात थी कि मैंने कहा भाई हम अगर ओवर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो अगर हम व्हीट को ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन से भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंपोर्ट तो वो चीज की जाती है ना जो हमारे पास कम हो। तो वाई ढूंढा तो पता लगा हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे,
क्योंकि वहाँ का जो वीट है उसमें प्रोटीन भी हाई है, वहाँ के वीट में हाई प्रोटीन होती है और प्राइस भी बहुत कम है। अगर हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया 20 रुपए में खरीदो, तो क्या प्राइवेट प्लेयर पागल है कि वो बोलेंगे कि हाँ आप 10 की चीज 20 में ले रहे हो, हम आपसे 20 में लेकर आगे बेचे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे को 12 रुपए की मिल रही है। तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर रखा था, इतने सालों से सारे के सारे जो लोग थे वो क्या करते थे, ऑस्ट्रेलिया एंड क्या बोलते हैं यहाँ से क्या बोलते हैं यूक्रेन से हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक तरीके से जो वीट है उसको इंपोर्ट कर रहे थे। अब क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट को बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से ये बड़ा कंसर्न था कि यार अगर हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो रही है तो हम एक सेकंड दरवाजा खोल दो। अगर हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो रही है बहुत ज्यादा तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, क्योंकि वहां की क्वालिटी अच्छी मिल रही है हमारे को, और क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन, क्योंकि एमएसपी में आपको एक चीज बताऊं, अगर एमएसपी ना प्रोडक्शन क्वांटिटी की बजाय अगर क्वालिटी पे मिलने लग जाए ना, तो भी हमारे यहाँ की क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। शायद जो जहर मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे किसान ये चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं हाई प्रोडक्शन के चक्कर में, हाई मार्जिन के चक्कर में। तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन की क्वालिटी कम है, लो प्राइस मिल रही है यूके यूएस में। तो 2019 के अंदर, अप्रैल 2019 का मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर के खिलाफ है, उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और ये कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट या कांग्रेस गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट, हर उस गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ जिसको मेजोरिटी ने विन कराया है। आपको डेमोक्रेसी की इज्जत करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इस समय हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने आपको पता है 40% इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए किलो मिल रहा है, हम ले रहे हैं गवर्नमेंट 20 रुपए किलो में। अब हमारे जो फार्मर हैं, अब हम जो हमारी कंपनियां हैं वो तो ले नहीं रही फिर गवर्नमेंट से, वो बोलेंगे तुम फार्मर की तो ऐसे हेल्प कर रहे हो, कोई मतलब है? 10 की चीज आप 20 में ले रहे हो, हम आपसे फिर 20 में खरीदे, हम तो नहीं खरीदेंगे ना 20 में, वो बाहर से इंपोर्ट करने लगे। तो गवर्नमेंट देखो फार्मर के हित में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि अच्छा तुम बाहर से मंगाओगे, हम देखते कैसे मंगाओगे। मार्च 2017 में इंपोर्ट ड्यूटी जो थी 0% से 10% कर दी, फिर भी नहीं माने हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज, कोई नहीं मानेगा, आप नहीं मान, फार्मर भी अगर उनकी जगह होते तो नहीं मानते। अगर आप फार्मर हैं, अगर लेट सपोज, और आपको पता लग जाए कि आप 20 रुपए केजी में आपको एक रॉ मटेरियल मिल रहा है और वही रॉ मटेरियल आपको अच्छी क्वालिटी का 16 रुपए केजी में मिल जाएगा और बाहर से इंपोर्ट भी हो जाएगा, जिसमें उसकी कॉस्ट, इंपोर्ट टैक्स और लॉजिस्टिक्स सब मिला के भी आपको 16 रुपए में मिल जाएगा। तो 20 रुपए और 16 रुपए में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप भी इंपोर्ट ही करते, सेम चीज वो कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस गवर्नमेंट को आज आप लोग कह रहे होगे गवर्नमेंट, तो कोई गवर्नमेंट, कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट ना किसी भी फार्मर का नुकसान नहीं चाहती। वो बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं कि फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने क्या किया, मार्च 2017 के अंदर 10% ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर भी इंपोर्ट हो रहा है। कुछ महीनों बाद 20 कर दिया उसे, नवंबर 2017 में, फिर भी इंपोर्ट हो रहा है। मई 2018 के अंदर फिर 3-4 महीने बाद फिर बढ़ा दिया 10%, 30% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी, फिर भी इंपोर्ट हो रहा है, 40% कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फार्मर को सपोर्ट ही कर रही थी, बट इस सपोर्ट की आज हम बात नहीं कर रहे हैं और हम एक बेसिक चीज को इग्नोर कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल को। अब आप एक चीज समझ लो, और इसका नुकसान पता है क्या हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसका नुकसान हमारे ही किसानों को, हमारी इंडस्ट्रीज को होगा और अल्टीमेटली किसानों को ही होगा बाद में। क्यों होगा? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस अगर 12 रुपए केजी है, एमएसपी 20 रुपए केजी है, इंडस्ट्रीज को अगर 20 रुपए केजी पे बाय करना पड़ेगा। अब आप एक चीज बताओ, हमारे यहाँ के अगर आपने ही एक इंडस्ट्री खोली होती और आपके कंपटीटर में आप बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री हो और आपके कंपटीटर में एक इंडस्ट्री है जो चाइना में बैठी हुई है, बांग्लादेश में बैठी हुई है, पाकिस्तान में बैठी हुई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना वालों को 12 रुपए केजी में वो लोग गेहूं ले रहे हैं और आप इंडिया में जबरदस्ती एमएसपी का लो ले आए या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 20 से कम ले नहीं सकते, आप 20 रुपए में ले रहे हो। तो क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनसे नियर अबाउट डबल है, प्रिक्योर करने की कॉस्ट की। कभी भी आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से यहां पे मैंने ये लिखा है कि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी। तो इंडस्ट्री फिर पता क्या करेगी, वो बाहर शिफ्ट हो जाएगी इंडिया से कि भाई बाहर शिफ्ट हो जाओ, हमें 12 रुपए केजी वहां मिल जाएगा, हम एक्स्ट्रा 8 रुपए पर केजी पे करें। ये वो इंडस्ट्री है जिनको लाखों टन जो बाय करती हैं, उनके लिए इकोनॉमिकल क्या रहेगा, देश छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल, हम अपनी इंडस्ट्रीज को सफर करा रहे हैं और जब उनको इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड, मान लो उन्होंने 20 का लिया लेकिन वो बेच रहे हैं, जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और वहां पे चाइना वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले सस्ता बेच पा रहे हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ
जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत कम है, तो हमारी इंडस्ट्रीज क्या होंगी, फेल हो जाएंगी, काम नहीं कर पाएंगी। जब काम नहीं कर पाएंगी तो होगा क्या, इनको लॉस होगा, और जब इनको लॉस होगा तो इनका बिजनेसेस बंद होंगे या डिमांड कम होगी, और अल्टीमेटली जब डिमांड यहां से भी कम हो जाएगी, जब ऐसे कम होगी तो वो फार्मर्स के पास वो पहुंच जाएगा, फिर फार्मर्स का जो रेट है वो और भी कम मिलेगा डोमेस्टिक मार्केट में, कोई देगा ही नहीं रेट, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनेगा इन सब चीजों को। तो आप समझिए पूरा का पूरा एक सर्कल है। तो फिर एक चीज के ऊपर मैं लास्ट में हल्का सा, हालांकि मैं कभी भी किसी भी तरीके से पॉलिटिकली मैं कोई भी चीज नहीं बोलना चाहता, और मेरा कंसर्न भी नहीं है वो चीज। मैंने आपको बताया, मैं अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली में इस समय आम आदमी गवर्नमेंट है, मैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, सेंटर में बीजेपी की है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कल कांग्रेस की आ जाएगी मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा। मेजोरिटी की रिस्पेक्ट करना, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पेक्ट करना ही एक डेमोक्रेसी के अंदर एक सिटीजन को करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन मैं फिर भी कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों की वजह से आज किसान को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। किसान को बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि किसान डरा हुआ ही है, किसान का भी कंसर्न है, जेन्युइन भी है, बट जेन्युइन कंसर्न के साथ साथ एक फालतू का जेन्युइन कंसर्न इतना है ना, अगर जेन्युइन कंसर्न इतना है ना तो उसको डरा इतना दिया गया है। तो वो चीजें देखो, अब सिंपल सी एक बात है, कोई भी एंगल को ना आप लोग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा ना प्रैक्टिकल होकर सोचो। देखो अभी क्या फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दिल्ली के बाहर नियर अबाउट कोई बोलते 2 लाख, कोई बोलते 4 लाख, कोई बोलते 5 लाख, मैं कहता हूँ कि हम ले लेते 4 लाख लोग दिल्ली के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर एंटर करना चाहते हैं, और जिनके पास हजारों गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, जो भी हैं, हजारों गाड़ियों के अंदर लाखों फार्मर हैं जो दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे खड़े हैं। अब उनको बाहर ही खड़ा रखना हो सकता है बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है बहुत खराब डिसीजन हो, दोनों चीजों को हमें एनालिसिस करना चाहिए। देखो अब खराब डिसीजन क्या है, कोई बोल सकता है हाँ ये कोई डेमोक्रेसी है, हमारे देश के फार्मर को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा दिल्ली के अंदर, और ये तो बहुत गलत है, हमारे देश के फार्मर को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे, क्यों नहीं घुसने दे रहे, तो ये चीजें क्या है, कोई बोल सकता है कि बहुत गलत है। लेकिन दूसरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ये बहुत अच्छी चीज हो, क्योंकि कल की डेट में, क्योंकि अगर लाखों लोग हजारों गाड़ियों के साथ अगर आते हैं जनपद में, तो क्या होगा, अगर एक साथ 4 लाख लोग दिल्ली के अंदर आके प्रोटेस्ट करने लग गए, बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा फार्मर बहुत अच्छे हैं, बट उनके अंदर कुछ शरारती तत्व आ गए और उन्होंने कुछ कोई झूठी फैला दिया, और जिसकी वजह से एकदम से डिस्टर्बेंस होगी पूरी की पूरी दिल्ली में, तो फिर यही लोग जो आज बोल रहे हैं कि बाहर क्यों रखा हुआ है, वही लोग गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे या दिल्ली पुलिस को क्या बोलेंगे, आपने इतने लोगों को एक साथ अंदर आने ही क्यों दिया कि पूरी की पूरी दिल्ली बंद करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर इतनी मात्रा में लोग अगर दिल्ली के अंदर होते तो आज दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, और दिल्ली एक कैपिटल है देश की, पूरी दुनिया दिल्ली को देखती है, और यहाँ पे जहाँ एम्बेसीज है, सब कुछ है, वहां पे अगर आप पूरी की पूरी शहर को लाखों लोग आके बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल मैसेज में चल जाता है। ये राइट भी नहीं है, ये सही चीज भी नहीं है, प्रोटेस्ट करने का हमारे पास राइट है, लेकिन हम 400, 500, 4000, 50,000 लाख लोग आए, बट अगर हम लोग पैदल एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं, वो एक अलग तरीका है, एक परमिशन का तरीका है। लेकिन अगर एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग हो जाते हैं तो पुलिस को भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। देखो दोनों चीजें हैं, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, खराब मान सकते हो, गलत है भाई, डेमोक्रेसी है, आ रहे हैं 4 लाख लोग, उनकी मर्जी है, आ रहे हैं हजारों गाड़ियों में, उनकी मर्जी है, उनका देश है, उनकी कैपिटल है, घुसने दो आप अंदर, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, अगर उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे उसके साथ। एक ये भी एंगल हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, नहीं ये राइट डिसीजन है कि बाहर ही है, सिर्फ लीडर्स को अंदर आने दीजिए, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं अंदर लाखों की संख्या में, वो बहुत डरे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए अंदर आने के बाद, क्योंकि अभी तो बाहर है, मेंटेन करना इजी है, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, फार्म लैंड है, तो बाहर रखना एक राइट डिसीजन है। तो आप कोई भी डिसीजन को ले सकते हो, बस मेरा यही पॉइंट है कि आपको ना एक तरफ वाले दिखाएंगे देखो तानाशाही है, एक तरफ वाले दिखाएंगे कि देखो सही डिसीजन है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ले रही है, क्योंकि अगर अंदर आके कुछ प्रॉब्लम हो गई और उस प्रॉब्लम की वजह से लेट्स सपोज भगदड़ मच गई, कोई झूठ न्यूज की वजह से अंदर लड़ाइयां ही होगी, तो उसका नुकसान कौन पे करेगा। तो इसलिए जान माल की रक्षा के लिए बाहर ही रखना ज्यादा सही है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, दोनों में ही आपका राइट है। फिर गड्ढा, एक जो चीज आ रही है कि मैं जब इसके बारे में देख रहा था तो लोग बोल रहे कि दिल्ली पुलिस ने गड्ढा खोद दिया रोड पे। अब इसके ऊपर भी दो चीजें हैं, आप हर चीज को दो एंगल से देखो। एक लोग क्या बोलेंगे, जिनको भड़काना है, जिनको जो फार्मर्स को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आज उनका चैनल, उनका यूट्यूब चैनल या उनका न्यूज चल ही इसी वजह से रहा है कि फार्मर्स को बस गुस्सा दिलाओ। वो फार्मर को जाके पता क्या बोल रहे हैं, अरे ऐसा तो नक्सल लोग करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। हाँ,
आपके लिए गड्ढा खोद दिया। अब ये तो नक्सल वाली हरकतें कर रही है दिल्ली पुलिस, ये तो गवर्नमेंट नक्सल वाली हरकतें कर रही है। आपको तो पता नहीं क्या समझा जा रहा है, आपको तो एक मतलब बहुत खराब चीज माना जा रहा है, तो आपको बाहर रखने के लिए गड्ढा खोद दिया। एक ये एंगल भी है, हो सकता है क्या बोलते हैं ये वेरी बैड डिसीजन हो गड्ढा खोदना, हो सकता है ना जो इस तरीके से सोच रहा है। बट दूसरे तरीके से भी आप प्लीज सोचिए कि देखो दिल्ली पुलिस जो है उसकी जो ड्यूटी है वो क्या है, कोई भी पुलिस आप समझ रहे हैं कि किसी भी स्टेट की सेम चीज आप एग्जांपल में दूसरी स्टेट का एग्जांपल लिख दूंगा। अभी आप इसको प्लीज पंजाब हरियाणा ये सब मत रखना, आप सिंपल रखो। मैं उल्टा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर चंडीगढ़ है जो हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी है, उसके अंदर अगर एक साथ 4 लाख लोग जो कि गुस्से में हैं, जो कि उदास हैं, वो हजारों गाड़ियां लेके मैं कहता हूं कि मान लो यूपी से आ रहे हैं और घुसना चाहते हैं वहां पर, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वहां पे, तो क्या चंडीगढ़ गवर्नमेंट, चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो उनको अंदर एंटर करने देगी? वो भी नहीं करने देगी। वो भी पुलिस फोर्स को यूज करेगी कि नहीं, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, शायद ये तरीका आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकता है और इससे फार्मर को ही नुकसान हो सकता है, फार्मर को ही बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो शायद वो भी अवॉइड करेगी। तो आप उसी तरीके से सोचेगा इसको, कोई भी ये मत सोचेगा कि मैं दिल्ली की तरफ से बोल रहा हूँ या मैं पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आप सोचो कि दिल्ली पुलिस ने वहां पे गड्ढा खोदा। नक्सल गड्ढा क्यों खोदते हैं? कि रात को कोई पुलिस की गाड़ी आए और आर्मी की गाड़ी आए और उसमें गिर जाए और वो लोग मर जाए, उनको हम लूट लें। इंटेंशन देखो, क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस का ये इंटेंशन है कि जो किसान आ रहे हैं गड्ढे में गिर जाएं वो फिर उनको लूट ले? क्या ये इंटेंशन है दिल्ली पुलिस का? नहीं, दिल्ली पुलिस का इंटेंशन क्या है, गड्ढा खोदा गया तो दोनों तरफ मिट्टी लगा दी है ताकि उनको पता हो कि इससे आगे वो जा नहीं सकते। उनका एक सिंपल सा इंटेंशन है हजारों गाड़ियों में लाखों लोग अंदर एंटर ना करें, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। दिल्ली वालों के लिए भी हो सकती है, फार्मर के लिए भी हो सकती है। तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वो गड्ढा खोदा है, नक्सल वाली सोच से नहीं खोदा। नक्सल वाली सोच होती है गड्ढे में गिरा के मार दो, इनकी सोच क्या है, गड्ढे की वजह से वहीं रोक दो ताकि अगर ये अंदर फोर्सफुली घुसेंगे तो क्या होगा कि पुलिस को यूज करना पड़ेगा फोर्स, और अगर पुलिस फोर्स यूज करती है तो सोशल मीडिया पे क्या आएगा, ये देखो पुलिस ने किसान को डंडा मारा, ये देखो पुलिस ने किसान के ऊपर पानी फेंका। तो पुलिस तो बोल रही है कि मैं पानी भी नहीं फेंकूंगी, मैं डंडा भी नहीं मारूंगी, आप इस बॉर्डर से बाहर रहो, क्योंकि इस चीज को बातों से सोल्व करो, फोर्सफुली सोल्व ना करो। तो दोनों चीज सही है, देखो किसान दोनों एंगल सही है, गड्ढे में बाहर में आप कोई भी एंगल ले सकते हो। आप इसको बड़ा खराब चीज भी मान सकते हो, आप इसको एक बहुत नाइस चीज भी मान सकते हो कि अंदर आके प्रॉब्लम आने से अच्छा है बाहर ही है, और एक खराब चीज भी मान सकते हो कि अंदर ही नहीं आने दिया। वो आपके ऊपर है, आप डिसीजन ले सकते हैं। बस मैं आपको दोनों एंगल दिखाना चाहता हूं चीजों का। अब एक चीज और देखो, अभी एक बड़ी चीज आ रही है जो कि मैं इसलिए इस टॉपिक पे बोल रहा हूं, पॉलिटिकल में कभी कोई बात नहीं करता, बट ये भड़काऊ चीज है ना, एक्चुअल में ना इससे अगर दंगे हो गए बाई चांस तो किसान बेचारा मरेगा, किसान मरेगा, नॉर्मल पब्लिक सफर करेगी और किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे भड़काऊ चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए और हमें चीजों के पीछे की रीजन को समझना चाहिए। वो रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखो दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि हम लोगों को अंदर अगर ले आए, अब आप ये बताओ अगर आप ही होते, मैं चंडीगढ़ पुलिस का एग्जांपल ले लेता हूं वरना लोग बोलेंगे कि पंजाब हरियाणा के खिलाफ बोल रहा है। मैं चंडीगढ़ पुलिस का लेता हूं, मैं खुद हरियाणा से हूं, पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर चंडीगढ़ में यूपी किसी दूसरी स्टेट से या दुनिया के किसी भी कोने से 104-5 लाख लोग आ रहे हैं और गुस्से में आ रहे हैं, हजारों गाड़ियों में आ रहे हैं, और तो उनको देख के चंडीगढ़ पुलिस क्या करेगी भी, पहले तो उनको बाहर ही रोकेगी। अगर अंदर भी लाएगी तो सबसे पहले पता क्या करेगी, वो वहां के जो हेड है उससे बोलेगी कि जी 4 लाख लोगों को अगर हम अंदर लेके आए तो हमारे को इजाजत दी जाए एक टेम्पररी जेल की, कि अगर बाई चांस यहां पे आके 4 लाख में, कहते 4 लाख में से 3,90,000 बिल्कुल अच्छे लोग हैं, बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, लेकिन 10,000 भी अगर शरारती तत्व हैं और उन 10,000 लोगों ने भी अगर वहां पे एक हड़दम मचा दिया या एक किसी भी टाइप का लड़ाई झगड़ा कर दिया तो वो फिर सभी में फैल जाएगा और एक साथ 4 लाख लोग लड़ाई के लिए आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन ना बन जाए तो कोई भी स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करेगा, पहले से ही कि जी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हमारे को टेम्पररी जेल्स बनाने की इजाजत दी जाए। और वो जेल का सबसे अच्छा क्या चीज होती है, स्टेडियम, कि भाई हम लोगों को क्या करेंगे, हम अंदर डाल देंगे और जैसे ही ये गुस्सा शांत होगा लोगों को बाहर निकाल देंगे। टेम्पररी जेल, जेल का मतलब टेररिस्ट नहीं होता, आप समझ रहे हैं, जेल में सिर्फ टेररिस्ट नहीं रहते। अगर कॉलेज के अंदर भी स्टूडेंट्स की लड़ाई हो जाती है आपस में तो उनको जेल में डाल देते हैं पुलिस उठा के, और सुबह छोड़ देती है, शाम को छोड़ देती है। एक बार उनका गुस्सा शांत करने के लिए भी जेल को यूज किया जाता है भीड़ का, ये भी है। आप दोनों एंगल देखो, लेकिन हुआ क्या, अभी भी मैं पॉलिटिकली नहीं मैं बट फिर भी बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। जैसे कि दिल्ली पुलिस गई, बोले कि जी रिस्क है, लड़ाई हो सकती है, रियोट्स हो सकते हैं, तो एज ए सेफ्टी मेजर
हमारे को ये स्टेडियम दे दिए जाए कि अगर बाई चांस यहाँ पे लड़ाई होगी तो हम किसानों को भी, और अगर कोई लड़ने वाले, मान लो जरूरी तो ना किसान की तरफ से ही लोग लड़े, हो सकता है दिल्ली के अंदर ही कोई ऐसे लोग हो जो किसानों को ऊपर लड़ाई करने के लिए आ जाए किसानों के साथ, जस्ट बिकॉज वो किसी और क्या बोलते हैं चीज की वजह से मोटिवेटेड हो। तो किसानों की भी सेफ्टी के लिए और उन लोगों के लिए भी कि जो भी गलत करेगा हम उनको उठा के टेम्पररी जेल में डाल देंगे, गुस्सा शांत होने के बाद छोड़ देंगे। और ये किया जाता है, अगर हमारे घर में भी अगर मैं और मेरा भाई लड़ रहे हैं, अगर आप भी दो भाई आपस में लड़ रहे हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, दोनों को उठा के अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो भी एक तरीके की जेल ही बोलते हैं, लेकिन वो जेल वो वाली जेल नहीं होती कि टेररिस्ट बोलते हैं उन्होंने आपको। सेम तरीके से जब दिल्ली पुलिस वहां पे जाती है, बोलती है रिस्क है, टेम्पररी जेल चाहिए, तो उस बता दे। आपको नहीं लगता कि एक्चुअल में ये चीज पुलिस की तो अच्छा ही है कि वो पहले से सोच के चल रही है कि लाखों लोग आएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो टेम्पररी हमें जेल चाहिए। वही बहन भाई वाला मैं बता रहा हूं आपको कि एक बार लोगों को अलग करके सेटल, शांत गुस्सा करा जा सके ताकि किसी को जान माल को नुकसान ना हो। इस कुछ गेम के लिए, अपने कुछ पॉलिटिकल गेम के लिए हमारे को इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो आगे जाके किसानों को और ज्यादा डरा सकती हैं। उनको बेचारे वैसे ही डरे हुए हैं, कंफ्यूज है, डरे हुए ही बोलूंगा मैं, वो लोग उनके अंदर कोई डर नहीं है, वो बहुत निडर है, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं और उनके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो राइट इंफॉर्मेशन तो जा रही है। अगर एक तो उनके पास वो एक इंफॉर्मेशन राइट के साथ एक गलत भी जा रही है, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे के टाइम पे जहां पे किसी ने टेररिस्ट नहीं बोला, पुलिस का जेन्युइन कंसर्न था, आप भी समझ सकते हैं, एक राइट अप्रोच थी कि पहले से ही कुछ ऐसा प्लेस रेडी रखना कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लोगों को शांत किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने उनको टेररिस्ट बोला। टेररिस्ट यहाँ पे एक्चुअल में किसने बोला ने, जो उनको नहीं करना चाहिए था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सीएम केजरीवाल जी, अगर आप चाहते हो कि लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इस समय एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट बीजेपी है उससे गुस्सा हो जाए, उसको गालियां दे, तो आप उनको क्रिटिसाइज करो, फार्मर्स को भड़काओ मत, क्योंकि ये भड़काना ही होता है और किसी ने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। आपने ऐसा वर्ड यूज किया, आपको ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारी फील्ड में, आप उधर पे बहुत अच्छा और ज्यादा काम कीजिए, लेकिन इस तरीके के जो भाषण हैं उनको प्लीज आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि और ये चीजें सिर्फ हमारे नेता ही नहीं कर रहे, हमारे यूट्यूबर, हमारे सिंगर, हमारे भड़काऊ मीडिया, हमारे लीडर्स, इन सब से आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो गाने बना रहे हैं ना आज पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर कि हम तख्त पलट देंगे, हम सरकारों को गिरा देंगे, हम दिल्ली उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई दिल्ली भी आपका ही है, ठीक है, जो पंजाब के लोग हैं उनका भी दिल्ली उतना ही है जितना हरियाणा के लोगों का है। दिल्ली पूरे भारत का है। दिल्ली अपने ही घर को उखाड़ देंगे क्या, अपने ही घर को पलट देंगे क्या? और क्या तुम लड़ने आओगे वहां पे? तुमने गाना बना दिया, तुम किसानों को कहीं ना कहीं पीछे से रेडी किया जा रहा है, उनको वो अपना राइट मांगने आए हैं। वो गवर्नमेंट भी सही करना चाहती है, फार्मर भी सही करना चाहते हैं। उनको आपस में मिलाओ, बैठा के डिस्कस करा के प्रॉब्लम को सोल्व करवाओ, ना कि इस टाइम पे भी अपने गानों को पॉपुलर करने के लिए या अपने गानों की पॉपुलैरिटी के लिए पहले आके उनकी हेल्प कर दो और बाद में एक गाना बना दो कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। भाई अगर आपको एक पंजाब में स्पेसिफिकली अगर आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं या पूरे इंडिया में आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हाँ हमारी ऑडियंस अगर किसी चीज से गुस्सा है तो हम उस ऑडियंस को और ज्यादा चढ़ा दें, क्योंकि आप तो अपना वापस चले जाओगे कनाडा, यहाँ पे लड़ते हुए इन लोगों को छोड़ जाओगे जो भोले भाले लोग हैं। हमारी जिम्मेवारी क्या है कि अगर हमारी एक ऑडियंस है जो हमारे को सुनती है और अगर वो किसी डिस्प्यूट में है इस समय गवर्नमेंट के साथ, तो हम उनको कैसे उस डिस्प्यूट को सोल्व करें, हमारा इस पे फोकस होना चाहिए, ना कि इस टाइप के सॉन्ग्स पे। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे सिंगर, बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो इसको भी एज अपॉर्चुनिटी लेके इस टाइप के गाने बना रहे हैं जो कि ना तो किसान हित में है, ना देश हित में है और किसी भी हित में वो नहीं है। तो हमें इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें एज ए सिंगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, आप लोगों को समझा सकते हो 86.2 फार्मर्स को अपने गानों के थ्रू या किसी भी थ्रू कि भाई किस तरीके से वो आपको अगर हेल्प करनी है तो उनको और चीजों में गाइड करो ना, अच्छी चीजों की तरफ गाइड करो। आप समझ रहे, हेल्प करनी तो पूरी करो ना, दिल से हेल्प करो। ऐसा नहीं हो सकता कि गानों में आप कह रहे हो चिट्टा प्रमोट कर रहे हो, चंदे की डिब्बी बिच क्या, गानों में आप ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हो, दारू के नशे को प्रमोट कर रहे हो, गन्स को प्रमोट कर रहे हो और इस टाइम पे आप लोगों को कह रहे हो कि लड़ो। तो ये है, आज आप किसानों के साथ खड़े हो और बाकी आज तक आप क्या कर रहे थे, जब तक किसान आंदोलन में आके आपको गाना नहीं निकालना था उससे पहले आप वही गाने बना रहे थे जिससे किसानों के जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। आज देश में किसानों के जो बच्चे हैं वो आज ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ, उस समय तो तुम ये वाले गाने बना रहे हो, बाबू एक गाड़ी बेच दे 4 चूड़ी वाली कार खरीद लेंगे।
इस टाइप के गाने बना रहे हो, और आज इसी अपॉर्चुनिटी को तुम लोग इस टाइप के गाने बना रहे हो। हम तो किसानों का बहुत भला चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगर ऐसे गाने बनाते हैं इसकी वजह से लोग नशा शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ये बेवकूफी वाली चीज है। बट आप लोगों को लगता है कि वो चीज बिकती है तो आप वो चीज भी बना देते हो। आप ड्रग्स को गानों में प्रमोट कर रहे हो, आप गन्स को प्रमोट कर रहे हो, आप और ऐसी उल्टी सीधी चीजों को प्रमोट कर रहे हो, क्या बोलते हैं, और सेम टाइम में, और आज जब किसानों को और आज आप कह रहे हो कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों के लिए जान दे देंगे, तो पहली बात तो अगर आप असली में खड़े हो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को होना चाहिए, मैं भी खड़ा हूं, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, किसान हमारे देश की शान है। लेकिन फिर ये जब मुद्दा खत्म हो जाए फिर दारू के और दारू चंदे की डिब्बी ड्रग्स इनको प्रमोट करने के लिए मत चले जाना अपने पैसे कमाने के चक्कर में, फिर इन सब गानों को या गन्स को प्रमोट करने मत लग जाना इसके अंदर, गानों के अंदर। तो एक चीज रखो, दोगलाबंदी मत करो, किसानों को मत भड़काओ। मैं वही कह रहा हूं कि किसान जो है बहुत भोले भाले हैं, वो परेशान हैं, उन परेशान किसानों को गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर लेने दो, डिस्कस करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। गवर्नमेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगी, किसान अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो गवर्नमेंट और किसान बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस चीज को अगर आपको सपोर्ट करना है तो ऐसे सपोर्ट करो कि डिस्कशन की तरफ कैसे सीख जाए, गानों में उखाड़ फेंकेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस टाइप की चीजें मत करो, लोगों को अननेसेसरी का प्रोवोक मत करो। फिर उसके बाद एक मिथ और बस्ट करना चाहता हूं कि भाई क्या बोलते हैं, लैंड आपकी कैप्चर हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, मान लो ये आपकी जमीन है, ये एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने आपको ऑर्डर दिया मैं गेहूं बना 25 रुपए किलो ले लूंगा। अब लोग क्या कह रहे हैं, पहले साल 25 रुपए किलो ले लेगा, फिर इसके पास इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगले साल के लिए भी भर लेगा, उससे अगले साल जब आप बनाओगे तो ये बोलेगा मेरे को तो खरीदना ही नहीं, मेरे पास तो पहले से या तो कम रेट में दे। अरे अगर इसने अगर मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने क्या किया, आपने खेती करवा ली किसी चीज की, आपने बोला भाई 25 रुपए किलो ले लूंगा, और इतना आपके पास प्रोड्यूस हो गया कि अगले साल के लिए होगा, तो अगले साल आप ऑर्डर ही नहीं दोगे ना। और जब आप ऑर्डर ही नहीं दोगे तो किसान उस चीज को बनाएगा ही नहीं, किसान किसी उस चीज का ऑर्डर ले लेगा जिसकी डिमांड होगी। तो ये अननेसेसरी की कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। लास्ट में मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि किसानों को एक्चुअल में आज जो जरूरत है वो जरूरत है कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, एक ऐसा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो उनके प्राइमरी जो एग्रीकल्चर उसको भी डिस्टर्ब ना करे, बट साथ ही साथ उनको एक गुड इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, जहां से वो इनकम अर्न कर सके, वो उनको एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, या उनको उस चीज में हमारे ये सिंगल यूट्यूबर या हम सब लोग मिलकर उनको गाइड करें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि 86.2% के लिए प्राइमरी के थ्रू सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साथ ही साथ प्राइमरी उनका डिस्टर्ब भी ना हो, ऐसा नहीं कि प्राइमरी छोड़ के सेकेंडरी के पीछे ही भाग रहे हैं, फिर वहां से वो गुड इनकम भी जनरेट कर सके, और साथ ही साथ जहां एजुकेशनल बैरियर भी ना हो, ऐसी चीजें प्रमोट करो। क्योंकि हमारे ज्यादातर किसान जो हैं वो बहुत ज्यादा हाईफाई पढ़ाई उन्होंने नहीं कर रखी, तो ऐसी चीज की जरूरत है जहां पढ़ाई का भी बैरियर ना हो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी हो, प्राइमरी सोर्स को डिस्टर्ब भी ना करे, गुड इनकम भी जनरेट कर सके। ऐसी चीजों के लिए आप उनको गाइड करो, ये है जिम्मेवारी, ये है राइट किसानों का साथ देना, राइट किसानों का साथ देना। ये नहीं है कि उनको हम डराएं या उनको हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए या अपने कुछ व्यूज के गेन के लिए हम उनको यूज करें। आप समझ रहे हैं राइट चीज क्या है, हम किसानों को गाइड करें, जो लोग किसान आज प्रॉब्लम में हैं। तो यही इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। मेरा पूरे वीडियो में इंटेंशन था, मैं इसको किसी भी तरीके से, आप प्लीज इस वीडियो को किसी भी पॉलिटिकल तरीके से ना देखिएगा, समझदारी से मुझे लगता है मैं समझ में आ गया कि रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका रियल सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से निकलना चाहिए, और हम अपनी ड्यूटी को निभाएं और किसानों और गवर्नमेंट को एक साथ बैठ के जो भी मसला है उसको सोल्व करें। डिस्कशन ही इसका सही रास्ता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।